सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। तो ये सिर्फ अंकित के बस की बात थी कि गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। ये जो ज़बान है हमारी जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वजह है कि हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। हम इस ज़बान से इतर भी परफॉर्म कर सकते थे, इस आर्ट फॉर्म से इतर भी कहानी सुना सकते थे, लेकिन कोई एक कन्विक्शन है जिसकी वजह से हम इस आर्ट फॉर्म में, इस ज़बान में, इस माहौल में, इस अंदाज में सुना रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने साहिर से पूछा, साहिर साहब ये जो आप गाना लिखते हैं, ना तो कारवां की तलाश है, ना हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ खाना ख़राब को तेरी रहगुज़र की तलाश है, तो ये कौन समझता है मेरे शौक़ खाना ख़राब? साहिर ने कहा भाई ऐसा है, एक मिसरा अगर आपने लिखा और वो लोगों को समझ में आ गया तो दूसरे मिसरे का मतलब ऑडियंस जो है खींच तान के निकाल ही लेती है। कुमार विश्वास बहुत पॉपुलर हैं जी, उनकी एक हाजिर जवाबी है, उनमें एक विट है, उनका एक अंदाज है, एक तरन्नुम है, सब कुछ है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी उनके पास है उसका कोई तर्क नहीं हो सकता। और ऐसा तो नहीं है कि कुमार विश्वास से अच्छे कवि नहीं होंगे। कुमार विश्वास से भी आप पूछें तो वो यही कहेंगे, हमसे पहले कुमार विश्वास का शो था। तो हमने जो ऑर्गेनाइजर थे अपने दोस्त ने, हमने उनसे कहा यार ये गड़बड़ हो गई, ये थोड़ी लाइनअप जो है गड़बड़ हो गई। कुमार विश्वास जब तक बात कर रहे थे हॉल खचाखच भरा हुआ था, और जैसे ही कुमार विश्वास उतरे हैं स्टेज से, भाई एक रेला था जो ऐसे निकल गया, चलता हुआ दिखाई दे रहा था उनके पीछे पीछे पीछे। आप समझ रहे हैं कि ये तो कॉमेडी है, तो कोई हल्की फुल्की चीज़ है, चुटकुलेबाजी है, नहीं है वो चुटकुलेबाजी, वो बहुत संजीदा चीज़ है। पिता पुत्र के संबंध पर हजारों कहानियाँ लिखी जा सकती हैं, वो कहानियाँ, उन हजारों कहानियों पर वो एक एक्ट जो है वो भारी है। अगर आपको देखना है कि जाकिर खान कितना बड़ा परफॉर्मर है तो आप सिर्फ एक वो शो देख लीजिए और फिर हम बात करेंगे। हिमांशु भाई, पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे एक रैपिड फायर से जी। यहाँ आपको जवाब देना है या तो यस और नो में, या वन वर्ड, एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। तो शुरुआत करते हैं। आपको डर लगता है कि फेम कहीं चली ना जाए? नहीं लगता। आपने अपनी स्क्रिप्ट कभी एआई से बनवाई? हमें एआई आता ही नहीं है। मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ गया है आपका? बहुत कॉम्पिटिटर है। मौका मिले तो पॉलिटिक्स में जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा डायरेक्टर अगर आपको गैंगस्टर का रोल दे तो करेंगे? नहीं करेंगे। अगर आज आपको फिर से अपने करियर की शुरुआत करनी हो तो यही करियर चुनेंगे? यही चुनेंगे। दास्तान गोई के बाद दूसरा प्यार क्या है आपका? पहला प्यार लखनऊ है और फिर दूसरा प्यार दास्तान गोई है, जो कि लखनऊ के जरिए से। इंस्टा पर 1 मिलियन व्यूज या 50 लाइव ऑडियंस? 50 लाइव ऑडियंस, जो कि सुधी सहृदय ऑडियंस है, कदरदान। स्टोरी टेलिंग के हिसाब से एक मूवी जो आपको बहुत पसंद है? बहुत सारी हैं। लगान बहुत पसंद है, प्यासा बहुत पसंद है, मुगल आजम बहुत पसंद है, तो बहुत सारी फिल्में हैं। मतलब दास्तान गोई के तो आप बहुत बड़े नाम बन गए, सिर्फ इंडिया में नहीं, ग्लोबली नहीं है। लेकिन फिर भी आपसे पूछूंगा कि आपका एम्बिशन अभी क्या चाह रहा है, कहाँ पहुंच जाना चाह रहे हैं? रात को जब सोते हैं, दिन में भी जागते हुए जब वो सपना देखते हैं, तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो एम्बिशन जो है एक ये है कि दास्तान गोई को अपनी ज़िंदगी में मेन स्ट्रीम करना है। मेन स्ट्रीम यानी कि जिस तरह से अभी हम ये देखते हैं कि जैसे मान लें मुशायरों को लें या कवि सम्मेलनों को लें, तो अभी ये है कि लखनऊ में भी कवि सम्मेलन हो रहे हैं, बख्शी का तालाब में भी हो रहे हैं, टौंजा में भी हो रहे हैं, सिदौली में भी हो रहे हैं, उसके आगे चले जाएं तो इस तरह से मैगलगंज, जंग बहादुरगंज, इस तरह से आगे चलते चलें दिल्ली तक, छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में भी हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। दास्तान को ये 20 साल पहले एक रिवाइवल शुरू हुआ। तो पहले तो लॉस्ट आर्ट थी, फिर वो रीडिस्कवर्ड आर्ट हुई, अब रिवाइव हो गई है पूरी तरह से, बहुत सारे लोग आ गए हैं। लेकिन अभी भी जो मेन स्ट्रीमिंग होती है, जैसे किसी हद तक स्टैंड अप कॉमेडी अब मेन स्ट्रीम हो गई है। तो सपना यह है कि हमारी ज़िंदगी में कम से कम इतना तो हो जाए कि दास्तान गोई मेन स्ट्रीम हो जाए, यानी कि जब आप किसी से कहें कि आप दास्तान गोई करते हैं तो किसी को भी ये बताना ना पड़े कि दास्तान गोई क्या होती है। यानी अगर आप किसी आम इंसान, आम से आम इंसान, मसलन किसी मजदूर से, किसी किसान से, किसी खुमचे वाले से, किसी रिक्शे वाले से भी कहें कि दास्तान गोई,
और किसी बहुत बड़े आदमी यानी जो ओहदे में बहुत बड़ा आदमी है, जो मेन स्ट्रीम उस तरह से जिसके सरों पे उजाला है, उससे भी कहें तो वो सब बैक वक्त ये समझ जाएं कि दास्तान गोई क्या आर्ट फॉर्म है। इसको हम कहते हैं मेन स्ट्रीमिंग। तो ये दास्तान गोई की मेन स्ट्रीमिंग ये सबसे बड़ा सपना है जो हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी में पूरा हो जाए, हो सकता है मेरी ज़िंदगी के बाद पूरा हो। तो ये चूँकि हम तो पहली जनरेशन के हैं रिवाइवल के बाद, इसलिए हम तो हमेशा ये कहते हैं कि अभी हम तो सिर्फ ज़मीन तैयार कर रहे हैं, इसमें बीज बोए जाएंगे, फिर फसल तैयार होगी, उसकी एक पूरी प्रोसेस है। तो हो सकता है वो फसल जब तैयार हो तो हो सकता है हम ना हो। लेकिन मेरी ज़िंदगी का अगर आपने कहा एम्बिशन या सपना, तो सबसे बड़ा सपना आर्ट फॉर्म के हवाले से ये है कि दास्तान गोई मेन स्ट्रीम हो जाए। लेकिन क्या आप अपने लिए भी ये सपना देखते हैं कि आप स्टेज पे खड़े हैं और लाखों की भीड़ बैठी हुई और आप कह रहे हैं आर यू रेडी? वो तो नहीं होगा कभी, वो दास्तान गोई से कभी नहीं हो सकता। वो ऐसी चीज़ है कि कभी ऊपर वाला नवाज दे तो हो जाए तो अलग बात है। वो बशीर बदर साहब का शेर है कि उसने तुम्हें नवाज दिया है तो खुश रहो। तुम क्या समझ रहे हो ये शोहरत गज़ल से है? क्या बात। तो ये शोहरत गज़ल से नहीं हो सकती, ये शोहरत दास्तान गोई से नहीं हो सकती। फिर ये है कि ऊपर वाला जिसको नवाज दे, जिस पे अपने करम की बारिश कर दे। तो वरना दास्तान गोई से ऐसी पॉपुलैरिटी कि लाखों लोग स्टेडियम में और हम कहते तो नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो सकता वो। फिर यह है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में तमाम मरहलों से होकर गुजरता है, तमाम काम करता है। कुछ काम जो है बहुत कामयाब हो जाते हैं, बड़ी पजीराई मिल जाती है, और कुछ काम जो है अनदेखे रह जाते हैं, उनको उतना नाम नहीं मिलता, नाकामी हाथ लगती है। तो वो उसके बीच ही कोई चीज़ है कि कुछ ऐसा हो जाए कि रातों रात जो है वो शोहरत कहीं पहुंच जाए, तब ऐसा हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन वो अपवाद बात है, वैसा आप कोशिश करके नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोशिश करके करते तो हर इंसान ये चाहता है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए कि, और ये जो आपको आज की दुनिया में इतनी ज़्यादा बेचैनी नज़र आती है वायरल हो जाने की, ये इसी वजह से है क्योंकि इंसान दूसरे को देखता है कि यार वो हो गया, मैं नहीं हो पाया, और उसका सफ़र तो हमने देखा हमारी आंखों के सामने, और देखे वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एक कोशिश सब करते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी हम ये कहेंगे वो एक ऐसी चीज़ है जो हो जाती है, उसे आप एफर्ट करके नहीं हासिल कर सकते। तो हमें नहीं लगता कि कभी ऐसा होगा कि कोई दास्तान को जो है वो इस तरह से, हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो, हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो। होगा नहीं होगा तो फ्यूचर में देखेंगे। अच्छा, इंस्टा के इस दौर में जहाँ पर अगर हर 20 सेकंड पे एक कट नहीं लगा रील में तो आदमी का अटेंशन स्पैन उसे वहाँ टिकने नहीं देता है। इस अटेंशन स्पैन के साथ आपको ऑडियंस को फेस करना है। इंस्टा पे भी आप लाइव होते हैं, बहुत सी चीज़ें उस पर डालते हैं, क्या ये प्रेशर आपके ऊपर होता है? और लाइव ऑडियंस में भी वही जनता बैठी है, उस अटेंशन स्पैन के साथ जनता बैठी हुई, तो क्या वो वाकई सुन रही होती है कि एक फैशन को फॉलो करके वो इस सीट पे बैठी हुई है लेकिन अब्जॉर्ब नहीं कर रही कुछ भी? आप क्या एनालाइज करते हैं? नहीं, हम तो जो कि बहुत सारे शोज़ करते हैं और हर तरह के शोज़ करते हैं, तो उसमें कई बार वैसा भी होता है जैसा आप कह रहे हैं कि ऑडियंस आती तो है लेकिन वो थोड़ी देर में पहलू बदलने लगती है, या बेचैन होने लगती है, या करवट बदलने लगते हैं, फ़ोन चलाने लगती है, या उस तरह से नहीं सुनती। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम दास्तान सुनाते हैं तो लोग बहुत इन्वॉल्व होकर जाते हैं, और वो 1 घंटे की दास्तान कहानी का सिरा पकड़ के रखते हैं लोग, और फिर वो कहानी के साथ साथ वो रिएक्शन से पता चलता है हमें वो जो उनकी दाद है, या कई बार दाद नहीं भी होती, कई बार खामोशी से भी हमें समझ में आता है कि ऑडियंस जुड़ी हुई है नहीं। तो ये एक चैलेंज तो है जो आप कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है जब ओवरऑल अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है और वो और कम होता चला जा रहा है, और बहुत सारे मीडियम्स हैं जो उसी अटेंशन स्पैन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसमें एक ऐसी आर्ट फॉर्म जो कि है ही अपने मूल चरित्र में जिसे कहते हैं तवील नैरेटिव की आर्ट फॉर्म है, तो उसमें ये चैलेंज तो रहता है। लेकिन इसी चैलेंज में ये काम करने में मज़ा भी इसलिए है क्योंकि कहानियाँ, हमारा देश जो है हिंदुस्तान, ये कहानियों की सबसे पुरानी पीठ है, सबसे पुरानी जो कथा वाचन की परंपरा है वो यहाँ की है, और ये कहानियों की सरजमीन है। ऐसी ज़मीन है ये जिसमें हर मौसम, हर रुत, हर त्योहार, हर खित्ते, हर गांव की अपनी अपनी कहानियाँ हैं, और कहानियाँ चलती चली आई हैं हज़ारों साल का सफ़र तय करके। तो हमें लगता है कि कोई भी दौर आए जब कहानियों ने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया
3,000 4,000 साल का। तो ये भी दौर ही है, और उस दौर में भी कहानियों की अपनी तासीर ऐसी है और कहानियों का कनेक्ट ऐसा है इंसान से कि हमें इस यकीन के साथ हम काम करते हैं कि हो सकता है कि हम एक शो करें जिसमें 500 लोग हों, और 500 लोग में 100 लोग ऐसे भी हों जिनकी अटेंशन चली जाए, लेकिन बाकी लोग सुनेंगे, और जिनकी चली जाएगी उनकी भी हो सकता है कि 2 मिनट बाद फिर वापस आ जाए। तो ऑडियंस को हम इतना तो अपना खुद को भी इतना स्पेस देते हैं, ऑडियंस इवॉल्व हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इवॉल्व हो रही है। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ कि मेरी वाइफ एक क्लासिकल डांसर है, और कई बार मैं देखता हूँ बहुत से क्लासिकल डांसर्स फ्यूजन करके उसका फॉर्मेट चेंज करके व्यूअर्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये प्रेशर क्या आपके ऊपर भी होता है कि थोड़ी सी आर्ट को अगर इस तरह कर दो यार कि पीछे हम एक हिप हॉप गाना भी चला दें और आप ये भी कर दो तो शायद ज़्यादा हिट हो जाए? क्या ये प्रेशर, ये ख्याल, लोगों के सजेशन ऐसे आते हैं? नहीं, कभी कभी तो इनोवेशन हम करते भी हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। कई बार इनोवेशन हम करते हैं वो यही सोच के करते हैं कि भाई इसको अगर इस तरह से करके देखें तो इसका क्या नतीजा होता है। वो लिमिट कहाँ तक? तो बिल्कुल वो लिमिट वहाँ से समझ में आती है। इसीलिए जो ये बात होती है ना कि आप अपनी परंपरा को कितना जानते हैं। क्या है कि चाहे पत्रकारिता हो या दास्तान गोई हो, जितनी आप अपनी परंपरा में रचे बसे होंगे, जितना आप उससे कनेक्टेड होंगे, उतना ही बेहतर तरीके से आप इनोवेशन कर पाएंगे। यानी इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन, कोई भी इनोवेशन जो अपनी परंपरा की भावभूमि से जुड़ा हुआ है और फिर वो परवाज ले रहा है, तो इनोवेशन बहुत सब्सटेंशियल होता है। वो उस इनोवेशन में भी एक चमक होती है। तो इसलिए परंपरा को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इनोवेशन भी करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ हम उस दास्तान गोई के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ हमें लगती है। जैसे म्यूज़िकल दास्तान हम करते हैं जी। तो ये म्यूज़िकल दास्तान ज़ाहिर तौर पे एक इनोवेशन ही है। पुरानी दास्तान गोई में, रवायती दास्तान गोई में म्यूज़िक नहीं थी, लेकिन फिर अब जब मॉडर्न दास्तान गोई होती है तो उसमें करते हैं। लेकिन फिर म्यूज़िक में भी हम ध्यान रखते हैं कि म्यूज़िक किस तरह से हो और कहानी के साथ वो कैसे पेश आए। तो वो उन चीज़ों की समझ जो है वो आपको काम करते हुए और परंपरा की समझ से आती है, ये मैं कहूँगा। अच्छा, आप इंस्टा पे भी अवेलेबल हैं, काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, तो क्या हर 10 मिनट बाद देखते हैं कि रील कहाँ तक पहुँची? वो तो हाँ, वो तो देखते हैं। हालांकि उतना नहीं देखना चाहिए, लेकिन मुश्किल अभी ये है कि उस शिकंजे में चाहते ना चाहते आप फंस जाते हैं। तो देखते भी हो, कई बार फिर झुंझला के ये कहते हैं कि अब नहीं देखेंगे तो फिर नहीं भी देखते हैं। लेकिन ये सच बात है कि तो मैक्सिमम रील कहाँ तक पहुँची आपकी? मतलब आप तो कई रीलें, फिर भी एक कोई मैक्सिमम होगा जो बहुत ज़्यादा तो नहीं पहुँची। मतलब 12 मिलियन 15 मिलियन कोई पहुँची होगी। 12 मिलियन मतलब एक माइलस्टोन है। नहीं वो है, लेकिन ठीक है, आपका नाम बन गया है, लेकिन लोगों के लिए 12 मिलियन एक माइलस्टोन है। नहीं, लेकिन वो तो हम देखते हैं कि बहुत सारी रील्स जिनको हम देखते हैं कि बहुत तो उस पैमाने से हमने कहा कि 12 मिलियन उतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन 12 मिलियन एक ही 2 रीलें पहुंची होंगी। जनरल जो रीलें हैं वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसे पहुंचती हैं। 1 मिलियन बहुत ज़्यादा। तो एक 12 मिलियन तो कोई एक रील अंधी चुक्की जिसे हम कहते हैं लखनऊ में पहुंची होगी, लेकिन आम तौर पर जो एवरेज रील्स हैं वो 2 लाख 1 लाख 3 लाख ऐसे चलती हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जिस ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, उर्दू, वो भी मतलब बिल्कुल खालिस, बिल्कुल ऐसी कि ऊपर से निकल जाए और ठीक ठाक ऊपर से निकल जाए, ये लैंग्वेज आपके लिए एक बैरियर की तरह काम करता है? क्योंकि जब तक लैंग्वेज कनेक्ट ना करे, सामने वाले को समझ में ना आए, लैंग्वेज इसीलिए बनी हुई है और सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रही है, तो क्या एक बैरियर की तरह काम करती है? या चूंकि ज़्यादातर आर्टिस्ट और खासकर दास्तान गोई में उस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे आपकी एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी क्रिएट करती है और वो आपको फ़ायदा देती है। एग्जैक्टली एनालिसिस है क्या? सही बात है, दोनों ही चीज़ें हैं। उर्दू के बारे में तो ये है कि किसी ने कहा कि उर्दू दुनिया की ऐसी वाहिद ज़बान है कि जो लफ्ज़ समझ में ना आए वो दोगुना मज़ा देता है। तो ये तो है कि कई बार अच्छा ऐसा होता है, हम तो शोज़ करते हैं तो उसमें जो लाइव ऑडियंस होती है उसमें जैसे मान लीजिए 400 लोग हैं, तो 400 लोगों में हो सकता है कि एक भी इंसान ऐसा ना हो जिसे जो हमने बात की वो पूरी की पूरी समझ में आई हो। लेकिन क्या होता है कि उर्दू ज़बान
कि ट्रेनिंग ऐसी है लोगों की ज़िंदगी में कि वो, और चूँकि हिंदी से बहुत करीब है, बल्कि हमारा तो ये मानना है कि वो एक ही ज़बान है जो दो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। मेरे मतलब ज़ाती तौर पर मेरा ये मानना है कि वो अलग अलग ज़बान पे है ही नहीं, वो एक ही ज़बान है, एक ही भाषा है जो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। अगर आप उसी को देवनागरी में लिख दें तो वो हिंदी है, और अगर आप उसी को नस्तालीक में लिख दें तो वो उर्दू है। कमोबेश मतलब इसमें ये है कि भाई कुछ शब्दों का वो ये है कि भाई ये जो बात हमने कही ये एक आम फहम ज़बान की हद तक है जी। यानी जो एक आम इंसान जिस तरह से बातचीत करता है अपनी एक लिंग्विस्टिक से बात करेंगे तो शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो ये वो वाली बात है। लेकिन अब इसमें क्या है कि तो अब उर्दू पूरी भले किसी को ना समझ में आए, लेकिन जो बात कही जा रही है पहुंच जाती उसका मर्म समझ लेता है इंसान। वो बात क्या कही जा रही है ये इंसान पकड़ लेता है, बस उतना ही ज़रूरी है। ठीक बात। कहानी में हो सकता है अब कहीं कोई हम शो कर रहे थे तो उसमें ये बात आई कि भाई समझ में नहीं आया तो हमने कहा भाई सुना ही दिया, मज़ा लीजिए। तो इस पे बड़ा अच्छा किस्सा है। जावेद अख्तर साहब ने साहिर से पूछा, साहिर साहब ये जो आप गाना लिखते हैं, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफ़र की तलाश है, मेरे शौक़ खाना ख़राब को तेरी रहगुज़र की तलाश है, तो ये कौन समझता है मेरे शौक़ खाना ख़राब? तो साहिर ने कहा भाई ऐसा है, एक मिसरा अगर आपने लिखा और वो लोगों को समझ में आ गया तो दूसरे मिसरे का मतलब ऑडियंस जो है खींच तान के निकाल ही लेती है। तो बस वही वाली बात है। तो अच्छा, आप जब स्टेज पे होते हैं तो एक खास तरीके की ड्रेस पहनते हैं, एक मतलब उसको बोलते क्या? एक बात पिछले सवाल की आपकी एक हिस्सा रह गया जी। क्या इसमें हमें कोई एक्सक्लूसिविटी का एहसास होता है? हाँ, वो बात रहेगी। वो बात बिल्कुल होता है, और उस एक्सक्लूसिविटी के साथ ही हम काम करना चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में लखनऊ को बहुत प्यार करते हैं, तो ये बात मेरे साथ हर समय रहती है कि ये शहर जो है इसमें एक ख़ास बात है। वो ख़ास बात जो है वो इसे पूरी दुनिया से निराला बनाती है। तो वो जो एक्सक्लूसिविटी लखनऊ की है हम उसको बहुत चेरिश करते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो ज़बान है हमारी जिसमें हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई वजह है कि हम इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। हम इस ज़बान से इतर भी परफॉर्म कर सकते थे, इस आर्ट फॉर्म से इतर भी कहानी सुना सकते थे, लेकिन कोई एक कन्विक्शन है जिसकी वजह से हम इस आर्ट फॉर्म में, इस ज़बान में, इस माहौल में, इस अंदाज़ में सुना रहे हैं। तो वो अंदाज़ हमें बहुत, हमारे दिल के बहुत करीब है। वो आप ही तो ये बिल्कुल सच बात है कि उस एक्सक्लूसिविटी को हम हमेशा कायम रखना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहीं पर एक बात आपसे कहूँगा कि आपसे पहले, मतलब बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपसे पहले दास्तान गोई का कोई नाम है बहुत इनको देख के आप इस फील्ड में आए? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा ना, बहुत आपने बहुत ज़रूरी सवाल पूछा, क्योंकि अगर ये सवाल ना पूछा जाता तो एक अलग इम्प्रेशन में इंटरव्यू होता। देखिए, हम दास्तान गोई में आए अंकित चड्ढा की वजह से। अंकित चड्ढा हमारे दोस्त, किस्सा लखनऊ जो हमारी किताब है वो अंकित चड्ढा को डेडिकेटेड है। अंकित चड्ढा और अंकित चड्ढा और अंकित चड्ढा के नाम, इस तरह से इंतसाब है उसका, और उसके कवर पर भी अंकित की पिक्चर है। तो हमको दास्तान गोई में लाए अंकित हमारे दोस्त थे, अंकित दास्तान गोई करते थे, और अंकित जब दास्तान गोई का रिवाइवल हुआ तो दास्तान गोई इस मायने में बहुत खुशकिस्मत आर्ट फॉर्म है कि बहुत शुरुआती दौर में ही उसे अंकित चड्ढा जैसा एक सुपरस्टार मिल गया कि अंकित ने एक कशिश पैदा कर दी दास्तान गोई की तरफ लोगों की। तो अंकित दास्तान करते थे और हम उन्हें देखते थे। हमारे दोस्त थे अंकित, बहुत अजीज दोस्त, बहुत सारी दास्तानें अंकित ने जो की, तो उनके सबसे पहले श्रोता हम ही बने। जब अंकित ने लिखा कुछ तो हमको सुनाया। तो अंकित ने हमसे कहा, हम तो जर्नलिस्ट थे भाई, ट्रेनिंग पढ़ाई से भी सब चीज़, नौकरियां कर चुके थे, काम कर चुके थे। अंकित ने हमसे कहा, आप दास्तान क्यों नहीं करते? हमने कहा, यार हम कहाँ दास्तान करेंगे, हमने तो कभी नहीं की, स्टेज पे कभी चढ़ा ही नहीं, तो थिएटर कभी किया ही नहीं। तो अंकित ने कहा, आप देखिए लखनऊ के हैं, दास्तान गोई लखनऊ की चीज़ है, आपको किस्से बहुत याद रहते हैं, शायरी का आपको शौक़ है, तलफ़ुज़ आपका अच्छा है,
तो यही सब चीज़ें तो चाहिए, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो तो हम सिखा देंगे। हम्म, तो आमतौर पे दोस्तों में होता है ना कि कई बार किसी ने कोई बात बहुत इश्तियाक में, बहुत उत्सुकता में कह दी, लेकिन फिर बाद में बिसर गई। ठीक बात। अंकित ने अगर कहा तो अंकित ने किया, फिर अंकित ने सिखाया, और फिर अंकित लेके गए हमें वर्कशॉप में, दास्तान गोई की उस्ताद महमूद फारूकी की वर्कशॉप में। तो फिर हमने और अंकित ने साथ में परफॉर्म किया, और वो जो पहली परफॉर्मेंस थी, 12-13 साल हो गए अब तो, पहली परफॉर्मेंस जो हमने की और उसमें जैसा रिएक्शन, यही संगीत नाटक एकेडमी में मजाज लखनवी की दास्तान, पहली परफॉर्मेंस के बाद ही ऑडियंस का जो रिएक्शन था, उससे हमें ये तो तय हो गया कि भाई ये काम हम अंदाजा कर लग सकते गया। हैं, ठीक बात। फिर यही काम करना है। और फिर उसके बाद हमने और अंकित ने काम शुरू किया साथ में। अंकित तो पहले से कर रहे थे और अंकित बहुत बड़े स्टार थे। तो ये जो आपने सवाल पूछा कि हमसे पहले, तो जिन्होंने अंकित को नहीं देखा उनको तो ये लगता है कि चूंकि थोड़ा नाम अभी हो गया, और सच बात ये है कि जैसी दास्तान अंकित ने सुनाई, हम जिंदगी भर भी कोशिश करें तो शायद एक आध बार कभी वहाँ पहुँच जाएं तो पहुँच जाएं, वरना वो क्यों इसका आपको, इसका लॉजिक भी आपको देते हैं, इसका तर्क भी बताते हैं आपको हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। ये कोई इमोशनल बात नहीं है। अंकित, मतलब मसलन एक लाइन है दास्तान की, जो वो दास्तान हमने भी की, अंकित ने भी की, और तमाम जो दास्तान हुए सब ने की। तो हम ये कहते हैं कि वही एक लाइन हम सुनाएंगे, 20 और दास्तान को सुनाएंगे, वही एक दास्तान अंकित सुनाएगा, एक लाइन, तो जान डाल देगा उस लाइन में। तो वो जो बशीर बद्र का मिसरा है ना, वो उनका मतला है बहुत मशहूर, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। तो ये सिर्फ अंकित के बस की बात थी कि गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। कोई बहुत मामूली लिखी हुई लाइन जो अच्छी लिखी नहीं गई है, वो भी अंकित इस अदा में परफॉर्म करेगा कि वो लफ्ज़ जो हैं वो चमक उठेंगे, लफ्ज़ों में खुशबू आने लगेगी। ये अंकित की बात थी। अंकित का एक और कारनामा था, अगर 1000 लोग सुन रहे हैं, और उस मामले में तो अंकित अकेला है, वो मेरे बस की भी नहीं है। वो किसी दास्तान को हमने बहुत अपने अलावा बहुत लोगों को लाइव सुना है, क्योंकि सब अपने पहले सब साथ के ही थे। अंकित में एक ख़ास बात थी कि वो जब सुनाएगा तो अगर 5000 लोग मौजूद हैं तो 5000 के 5000 लोगों को ये महसूस होगा कि ये बात अंकित ज़ाती तौर पर मेरे लिए हमसे कह रहा है। ये जो कनेक्ट था अंकित का, ये बहुत शिद्दत का था। और एक आखिरी बात, जैसे होता है ना, हम कहते हैं सचिन जो है वो क्रिकेट के लिए बना है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए बने, जाकिर हुसैन तबले के लिए बने, तो अंकित बना था दास्तान गोई के लिए। अंकित को आप सुनेंगे, 5 मिनट सुनेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार इस पे ऊपर वाले का खास करम है, इसको ऊपर वाले की अता है, इसमें कोई खुदाई नूर है, ये दुनियावी चीज़ नहीं। वो जो आर्ट, देखिए स्किल, कौशल और कला में क्या फ़र्क है? कौशल और कला में यही फ़र्क है, कला में एक ईश्वरीय अंश जो है वो शामिल होता है। तो वो अंकित की बराबरी हमसे तो क्या किसी से भी नहीं है। वो अंकित हमारे बीच नहीं रहे 2018 में। हमने अंकित के साथ बहुत परफॉर्मेंसेस की, बहुत शोज़ किए, बहुत ट्रैवल किया, रिहर्सल्स में पूरा दिन। तो हम तो हमेशा ये कहते हैं, कोई अगर बहुत बड़ा फ़ैन होगा अंकित का, तो अंकित ने अगर 500 शो किए तो 500 शो सुने होंगे। हमने तो वो एक एक लाइन पास में बैठ के, ठीक बात, कोई ऑडियंस की तरह सुनेगा तो सामने से सुनेगा, हमने तो बिल्कुल करीब यहाँ बैठ के सुनी ना। और फिर एक एक लाइन 100 बार रिहर्सल में साथ में परफॉर्म की। तो अंकित की आवाज़ जो है वो हमारी रहनुमाई करती है। इतने साल हो गए, 8 साल, लेकिन अभी भी वो आवाज़ जो है वो मेरे कानों में गूंजती है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्टार अंकित ही है, और वो हमेशा अंकित ही रहेगा वो। और ये काम जो हम कई बार ना बहुत उससे कर पाते हैं, तो उसकी एक वजह ये भी है कि हमें ये लगता है यार ये कोई चीज़ थी जो अंकित ने हमारे पास रखवा दी, जिम्मेदारी थी, अपनी कोई चीज़ थी जो रखवा दी थी हमारे पास। तो अब इसको सहेजना, इसको महफूज रखना, इसको निकालना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या
शेर था किसी का, गले लगाने का मतलब समझ में अब आया, गले लगाने का मतलब समझ में अब आया, मेरे बदन में वो अपने कमाल छोड़ गया। क्या बात है। तो मेरे लिए तो अंकित नंबर 1 है। और वो जो उसकी शोहरत थी, वो शोहरत भी लोगों को ये लगता है कि मेरा थोड़ा नाम हो गया। वो जो अंकित की जो शोहरत थी, लोगों से जो कनेक्ट था, वो आप हम देखिए, हम तो अंकित के साथ परफॉर्म करते थे। अब क्या है कि हम तो बहुत ख़राब परफॉर्मर थे उस दौर में, और अभी भी कोई बहुत अच्छे परफॉर्मर नहीं है। लेकिन क्या है, जब आपके साथ सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहा हो तो फिर पूरा ध्यान तो ऑडियंस का उसके ऊपर होता है। वो ऑडियंस देखने आई है सचिन को, तो आपका काम बस इतना है कि आप सही से एक सिंगल निकाल लें और स्ट्राइक जो है सचिन तक पहुंचा दें। तो उसमें वो जो अंकित का करिश्मा था, वो हम तो बड़े फ़ैन हैं। मतलब हम पूरे दिन बात कर सकते हैं अंकित के बारे में। नहीं, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाह रहा था। और चूंकि जिस फ्लो के साथ, जिस इमोशन के साथ आप बात कर रहे थे, तो बाकी सारी चीजें कि पॉडकास्ट में कितना समय है, किस मुद्दों पे हमें बात करना है, वो किनारे नहीं, जब दिल से बातें निकल रही होती हैं, हाँ, तो वो दिल तक पहुंचती हैं। है कि वो मतलब वो ऐसा कर्ज है जो हम अदा कर ही नहीं सकते। तो वो जब भी अंकित की बात आती है तो वो बात इसी तरह से होती है। आपने मतलब इस बात को इतनी पुख्ता तरीके से रखा कि दास्तान गोई में आने की जो सबसे बड़ी वजह है, वो भाई साहब थे। बिल्कुल। अच्छा, फिर भी अगर कहूँगा, इस वक्त के कुछ ऐसे नाम जो आपको लग रहे हैं कि हाँ, ये कुछ बडिंग स्टार्स हैं और ये चमकेंगे आगे चल के, कोई नाम ऐसे दिख रहे हो दास्तान गोई में? जी, दास्तान गोई में मुश्किल क्या है अर्पित भाई, कि बहुत नए लोग उस तरह से परफॉर्म अभी नहीं कर रहे हैं। तो दास्तान गोई में वही लोग परफॉर्म कर रहे हैं जो थोड़े से पुराने हैं, जो अभी थोड़ा वक्त हो गया। तो उन लोगों में जो सब साथ के ही लोग हैं, तो उसमें जैसे प्रज्ञा हैं जो हमारे साथ परफॉर्म करती हैं, तो प्रज्ञा बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और चूँकि उन्होंने तो मेरे साथ ही शुरू किया था, तो हमने बहुत करीब से उनकी ग्रोथ देखी है, और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत संजीदगी से, बहुत तैयारी से। और वो तो उनका भी अलग किस्सा है, वो नौकरी करती थी सरकारी, फिर वो दास्तान गोई करने लगी, और फिर उन्हें लगा कि यार ये नौकरी जो है, ये दास्तान गोई की राह में हाइल हो रही है, तो नौकरी छोड़ दी उन्होंने, फुल टाइम कर रही हैं। तो साथ के लोगों में जैसे अशर हैं, अशर बहुत अच्छी दास्तान सुनाते हैं, बहुत मज़ा आता है उनके अंदर। एक जैसे हमें ना लखनऊ वाले हैं, तो अशर हैं पुरानी दिल्ली वाले, तो वो अशर की दास्तान में वो एक पुरानी दिल्ली का एक रंग आता है, वो बहुत मज़ा आता है सुनने में अशर को। सीनियर लोगों में जिनसे हमने सीखा, दानिश हुसैन है, महमूद फारूकी, ये तो मतलब उस्ताद, इन्होंने तो दास्तान को ये रिवाइव की है, और दास्तान को जिस तरह से आज है उसमें उनका बड़ा रोल है। तो दानिश हुसैन की परफॉर्मेंस बहुत पाए की परफॉर्मेंस, मतलब सुनते हैं तो मज़ा आता है। अच्छा, और किसी लैंग्वेजेस में भी, क्योंकि ये स्टोरी टेलिंग है, स्टोरी टेलिंग अलग अलग लैंग्वेजेस में हो सकती है, बाहर फ्रेंच में, या कहीं आप कोई ऐसा नाम है जिसको आप देखते हैं, एस्पायर करते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा कर रहा है? मतलब मेरे साथ मसला थोड़ा दूसरा रहा। तो हम तो जो इंस्पायर हुए बुनियादी तौर पर, वो अपने आसपास के जो, यानी जो हमारी ट्रेडिशन के जो लोग हैं, मसलन महमूद फारूकी साहब से बहुत इंस्पायर हुए, एक ज़माने में बहुत फ़ैन उनके हम रहे, और उनका बड़ा रोल है दास्तान गोई के रिवाइवल में। तो उनका जो अंदाज़ था, फिर जो दानिश हुसैन की जो पूरी परफॉर्मेंस की एक अदा थी उनके अंदर, एक बांकपन जो उनका था, और जो एक विट था उनका, और अभी भी परफॉर्म करते हैं वो, तो बहुत पसंद था हमें। अंकित को तो हमने बताया आपको किस कदर हमें मतलब अंकित पसंद है। जी जी। और अभी भी जो साथ के लोग हैं उनमें से भी जैसे अशर की कोई चीज़ है, हमें लग जाता है ये अच्छी है, तो फिर हम उसको, वो पाकिस्तान में 2 लोग हैं, फवाद खान और नजरुल हसन, दोनों दास्तान गोई करते हैं, नापा के आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं वहाँ के, दास्तान गोई करते हैं, बेइंतहा पसंद है हमें एज एन आर्टिस्ट। वो बहुत बढ़िया दास्तान दोनों सुनाते हैं, और हमारी बात भी होती है, तो वो लोग भी हैं। तो और इससे इतर ये तो दास्तान गोई की परंपरा के लोग हैं। योगेश प्रवीण जी यहाँ लखनऊ में, जी जी जी। तो जब दास्तान गोई के बारे में हम नहीं भी जानते थे, जब अंकित से नहीं मिले थे, जब ये पूरा काम प्रोफेशनली नहीं शुरू हुआ था, उससे पहले सबसे पहले योगेश जी थे हमारे हीरो, और
और आज तक है। मतलब लखनऊ के हवाले से जो भी मेरा काम है, यानी काम तो छोड़ दीजिए, ये जो मेरा रुझान है, ये जो मेरा मिजाज है, ये जो मेरी शख्सियत है, ये जो मेरी दिलचस्पी है, ये योगेश जी की वजह से। हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि योगेश जी ने हिमांशु वाजपेयी को लखनऊआ बनाया। तो योगेश जी बेइंतहा हरदिल अजीज़ क़िस्सा गो थे। प्रोफेशनली वो क़िस्सा गोई नहीं करते थे, लेकिन उनकी क़िस्सा गोई ने ही एक प्रोफेशनल क़िस्सा गो लखनऊ में पैदा किया, हिमांशु वाजपेयी। तो उनका बड़ा इसमें एक बात जो पिछले जब हम बात कर रहे थे अपने साथ के लोगों की, जैसे फौजिया हैं, फौजिया ख़वातीन में पहली हैं जिन्होंने दास्तान गोई शुरू की। अब उनकी एक जर्नी रही, हमसे भी बहुत पहले से कर रही हैं। तो यानी वो एक काम है ना, एक बड़ी चीज़ है वो, कि यार एक ऐसी आर्ट फॉर्म जिसमें जब उन्होंने शुरू किया तो महिलाएं नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने शुरू किया, फिर उनका एक सफ़र रहा और उनकी एक जर्नी रही। तो उसमें वो जिस तरह से पुरानी दिल्ली को याद करती हैं और जिस तरह से पुरानी दिल्ली उनके इजहार में आती रहती है, वो चीज़ जो है वो हमें बहुत अपील करती है। जैसे जो कि हम ये जानते हैं ना, हम पुराने लखनऊ के आदमी हैं, तो वो एक शहर को अंकित में भी ये बात थी, जैसे जिंदा कर देना। जैसे बहुत लोग यहाँ लखनऊ और दिल्ली में बहुत तमाम तरह की चीज़ें कहते रहते हैं और पहले से चल रहा है ये। तो दिल्ली हमें इसलिए अपनी लगती है और हम दिल्ली के लिए कभी कुछ ऐसी बात नहीं बोलते, क्योंकि दिल्ली हमारे दोस्त अंकित चड्ढा का शहर है और अंकित को दिल्ली से बहुत प्यार था। अंकित जब दिल्ली के बारे में बात करता था उसकी आंखों में चमक होती थी। तो फिर हमें लगता है अगर आप दिल्ली के बारे में कुछ कहें तो फिर हमारे दोस्त का दिल दुखेगा, तो फिर ये तो फिर नहीं होना चाहिए। तो ठीक बात। अच्छा, एक नाम और है जाकिर खान। अच्छा, स्टैंड अप कॉमेडी की आपने बात की, आपके मित्र भी हैं, और जिस तरह आप अपने शहर के बारे में बात करते हैं वो अपने शहर के बारे में बात करते हैं। कितना देखते हैं आप उनको, और एज एन ऑडियंस, मित्र की एज एन ऑडियंस आप कितना पसंद करते हैं? बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और हम तो एक दूसरी नज़र से भी देखते हैं, जो कि हम खुद एक दास्तान को हैं। तो जब जाकिर परफॉर्म कर, जाहिर सी बात है कि जब भी जाकिर आसपास कहीं होते हैं तो हम साथ में ही होते हैं और शोज़ में भी होते हैं, और कभी कभी ऑनलाइन भी हम जब देखते हैं तो हम तो एक दूसरी नज़र से भी देखते हैं। हम एक स्टोरी टेलर के बतौर भी उन्हें देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से अपनी कहानी में चमक पैदा कर रहे हैं, कहानी का ग्राफ क्या है, या किस तरह से उन्होंने कहानी में एक उत्सुकता जो है बनाए रखी है, या पंच आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, या पिछली चीज़ को अगली चीज़ से कैसे जोड़ा जा रहा है। तो ये हम बहुत सीरियसली देखते हैं। ये हम और भी जो हमारे दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन जाकिर को ख़ास तौर पर ऑब्ज़र्व करते हैं, क्योंकि जाकिर बहुत एक तो उनका बहुत बड़प्पन है कि वो दोस्त मानते हैं, क्योंकि हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई जाकिर तो वो शोहरत के उस मकाम पे हैं कि हमने तो लिटरली अलग अलग शहरों में देखा है कि जाकिर जब चल रहे होते हैं तो भाई लोग रुक कर, मतलब रास्ते जो हैं रुक जाते हैं जाकिर से बात करने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो वो शोहरत, वो वैसी ही शोहरत है जो ऊपर वाला आपको देता है, जो आप कमा नहीं सकते एफर्ट के साथ। वो वैसी अफसानवी दास्तानवी शोहरत है जिसके लिए बशीर बदर साहब का वो शेर हमने आपको सुना है। तो जाकिर की शोहरत वैसी शोहरत है। तो उसमें ये बहुत उनका बड़प्पन है कि वो इतना अजीज़ रखते हैं, इतना मानते हैं, इतना दोस्ती को सराहते हैं। तो हम इसको यूँ ही समझते हैं कि भाई जाकिर ये कहते हैं तो ये उनका बड़प्पन है भाई। लेकिन एक खास स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं, और उस स्टाइल ने ही उन्हें इतना पॉपुलर कर दिया और एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी दी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब आप एक खास आइडेंटिटी लेके चलते हैं, कुछ समय बाद वो एक फॉर्मेट, एक तरह से बोलने का तरीका, पंचेस में एक सिमिलैरिटी, कहीं ना कहीं एक समय बाद वो ग्राफ नीचे गिरने लगता है? क्या ये मतलब ये इसका एक दर्द है? नहीं, लेकिन मैं इस पे मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। जाकिर के अगर आप शोज़ देखेंगे, अलग अलग शोज़ जो किए उन्होंने, तो हमेशा उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया और निखारा और अलग तरीके से सामने लाया। जैसे पिछले जो शोज़ थे, तथास्तु था, मनपसंद था, और फिर ये पापा यार जो शो है, यार पापा, ये पिता पुत्र के संबंधों में। आप इस शो को देखिए,
इसमें वो जाकिर नहीं है जो आपको शुरुआत आज से 10 साल पहले वाले जो जाकिर थे। तो हर इंसान इवॉल्व हो रहे हैं। काम करते हुए सीखता है। नहीं, ये ऐसी चीज़ है कि चूंकि ये रास्ता ही, जैसे दास्तान गोई का रास्ता आज जैसा दिखता है वैसा 10 साल पहले नहीं था जब हमने शुरू किया था। तो ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी भी ऐसी नहीं थी जैसे आज दिखती है जब जाकिर ने शुरू किया था। बिल्कुल। तो उसमें ये रहा तो कमोबेश उनकी बनाई हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें आप काम करते करते अपने आप में समझते हैं और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल ये आपको लगता होगा चूंकि एक ही इंसान परफॉर्म कर रहा है तो उसका एक अंदाज है, लेकिन मौज़ूआत में, कंटेंट में, अदायगी में, विषयों में, संवेदना में, हास्य में, व्यंग्य में बहुत अंतर भी है सूक्ष्म स्तर पर। जैसे जो ये पापा यार जो शो है, इसमें पिता पुत्र के संबंधों पे जैसे जाकिर ने बात की है उसको हम ये मानते हैं कि वो अपने आप में एक पीस ऑफ आर्ट है भाई, वो अपने आप में एक फनपारा है। क्योंकि ये एक ऐसा नाजुक टॉपिक है ना जिस पर बात करने की कोशिश बहुत लोगों ने की है, लेकिन बहुत कम लोग उसको अच्छी तरह निभा पाए। तो ये शो जो है, कभी आप देखिएगा ये वाला शो अगर आसपास होता है, बहुत ही, इसको मैं कहता हूँ ये बहुत अलग लेवल पे है शो। मतलब ये जाकिर की भी स्टोरी टेलिंग और जाकिर की परफॉर्मेंस का अब तक का एक शिखर है। वो आपको लगेगा कि ऊपर आपको ये लगेगा कि ये बड़ी हंसी मजाक की कोई हल्की फुल्की चीज है, लेकिन आप उसकी गहराई में जाएंगे तो एक बहुत बारीक संवेदना आपको मिलेगी। और वो संवेदना जो आदमी कह रहा है वो फिर आपको समझ में आएगा कि ये आदमी वहां से गुजर भी चुका है और वो आदमी, इस आदमी के अंदर एक आदमी है जो जिसको अभी बहुत सुना जाना बाकी है। ठीक बात है। अभी तो हम सिर्फ ऊपर के जलवों में उलझ कर रह गए। अभी तो हम सिर्फ उन पंचेस में उलझ के रह गए हैं, उस शोहरत में उलझ के रह गए हैं। वो जो चारमर आदमी है कि भाई महफिल लूट लेता है और एक मजलिसी शख्सियत है, उसमें उलझ के रह गए हैं। लेकिन वो आदमी, चूंकि हम तो पर्सनली भी जानते हैं, बहुत साथ में रहते हैं। बहुत बड़ी वजह उनका फैमिली बैकग्राउंड भी है मुझे लगता है। और बहुत, जैसे अब हम तो बहुत देखते रहते हैं जो एक तबका है जो जाकिर को थोड़ा उस तरह से नापसंद करता है, तो अपनी तरह से हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उस इंसान की जो जर्नी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है भाई। वो किसी भी नए आदमी को जो आना चाहता है इस दुनिया में या किसी भी आर्ट की किसी भी दुनिया में, उसके लिए बहुत मिसाली यात्रा है। अच्छा, ये बात तो जितने भी स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो आए बाद में वो सब कहते हैं, लेकिन एक बात मुझे महसूस होती है और आप बताइएगा उस पे, कि जिस रास्ते पे जाकिर भाई चले उस रास्ते पे शुरुआती तो सब चले, रास्ता उन्होंने बनाया सब लेकिन अगर उनकी फॉर्मेट, उनकी अदायगी, उनकी शख्सियत को कोई फॉलो कर रहा हो, ऐसा कोई भी स्टैंड अप कॉमिक अभी नहीं दिखता है। सब थोड़ी दूर तक तो चले, लेकिन सबने फिर वही 2-3 डायरेक्शन पकड़ लिए। बाकी सारे जितने भी आप स्टैंड अप कॉमिक्स को देखेंगे वो एक लीग में आपको खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस रास्ते पर इनके पीछे मुझे तो नहीं दिखता फिलहाल अभी कोई। नहीं, अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो ये तो अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि भाई हर इंसान फॉलो किसी को भी करे, लेकिन रास्ता आखिरकार उसे अपना बनाना पड़ता है। मुझे लगता है कि लोगों ने अपना रास्ता नहीं बनाया, लोगों ने उस रास्ते पे तो चले क्योंकि नया एक जॉनर तैयार हो रहा था, उस रास्ते पे तो चले, लेकिन फिर लगा कि ये रास्ता आगे चल के थोड़ा मुश्किल है, यहाँ मैं अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा, और फिर वही इजी रास्ता उन्होंने अपना लिया। मैं उसको एग्जैक्ट नहीं बोलना चाह रहा हूँ, और पूरी जितनी भी पब्लिक है उधर चली गई, लेकिन ये रास्ते पे अभी जाते हुए लोग दिख नहीं रहे हैं मुझे। तो वो अल्टीमेटली जो अलग रास्ते पे भी हैं, अल्टीमेटली उन्हें अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, दरियाफ्त करना पड़ेगा, और वो करेंगे। तो जाकिर की जहाँ तक बात है, उसमें जाकिर की परफॉर्मेंस में, क्योंकि जितनी गहराई है उनकी बातों परफॉर्मेंस में भी नहीं, उसकी अपनी शख्सियत में, और वो जो कि उनका अपना तजुर्बा ऐसा रहा, उनकी ज़िंदगी ऐसी रही, उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी उससे वो तजुर्बा और वो बात उनके पास आई। निजी ज़िंदगी में भी वो बहुत ही ज़्यादा, उनके किस्सों में बहुत तासीर है। यानी वो आम तौर पे भी जब दोस्तों की महफिल में होते हैं तो वो उसी तरह से महफिल लूटने वाले आदमी हैं। तो इसलिए फिर, और जब आदमी कोई काम करता रहता है, इतने साल हो गए करते हुए और कितना एक्सपीरियंस है,
तो करते करते भी इंसान उसमें नोक पलक दुरुस्त ठीक करता बात, रहता है और ठीक। फिर एक तरह से एक जगह पहुंचता है। लेकिन मेरे नज़दीक जो एक चीज़ जाकिर की जो सबसे ख़ास है वो है, जैसे जो बात हमने अंकित के बारे में कही थी ना, कनेक्शन बहुत रेयर चीज़ है भाई। वो हम आर्टिस्ट हैं तो हम जानते हैं कि अपने अंदर एक ऐसी अदा पैदा कर लेना जिससे इंसान आपसे कनेक्टेड फील हो, आपकी चीज़ उसे अपनी चीज़ लगे, आपकी कामयाबी उसे अपनी कामयाबी मिलने लगे, ये बहुत रेयर चीज़ है। ये हर आर्टिस्ट नहीं कर पाता। ज़िंदगी भर एक आर्टिस्ट जो है वो मेहनत करता है, परफॉर्मेंस करता है, हज़ारों परफॉर्मेंस करता है, लेकिन ये अदा पैदा नहीं कर पाता। ठीक बात है, तो वो एक बात उसमें बहुत बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ वो स्टेज पे नहीं, सिर्फ स्टेज पे नहीं, आम जिंदगी में भी बिल्कुल, जाकिर अगर किसी से 1 मिनट के लिए बात कर रहे हैं तो उसे ये लगेगा कि यार मेरा इससे कोई रिश्ता है। और ये लगता है कि मतलब कुछ लोग जलते हैं, कुछ लोग को लगता है कि भाई इतनी सक्सेस के तो लायक नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग उन्हें सुनते हैं उन्हें महसूस है ये बंदा डिजर्व करता है। देखिए क्या है इसमें अर्पित भाई, जितने भी ये बहुत पॉपुलर लोग हैं ना, बहुत पॉपुलर, तो इनमें से किसी के बारे में भी ये बात कही जा सकती है। कोई एक आदमी कह सकता है अरे ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, लेकिन दुनिया में ऐसे ही होता है भाई। ठीक बात, दुनिया में अगर आप इस तर्क पे जाएं कि वो क्या होता है हमारे यहाँ कि एक अलग दिखने के लिए, जैसे अगर पूरी दुनिया कह रही है कि लता मंगेशकर बहुत बढ़िया सिंगर है, तो ये तो दुनिया कह रही है, तो आप थोड़ा सा उसमें ठीक बात है, वो लाइए, उतनी अच्छी नहीं है देखिए, तो फिर एक वो होगा कि भाई अच्छा यार, उसमें वैरायटी ज्यादा लता है, मंगेशकर वैरायटी को, नहीं हाँ है। लता मंगेशकर को कह रही है। ठीक बात है, तो ये तो बहुत लोगों का अंदाज भी होता है खुद पे तवज्जो लाने का, ठीक बात है, कि भैया इसने ये कह दिया कि देखिए हम जो आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मर है, वो ये बात जानता है कि, और फिर हम कह रहे हैं इसमें जाकिर का एक लेवल तक तो कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद ये चीज़ जाकिर से भी परे की ऊपर चीज़ वाली। है। ये पॉपुलैरिटी, ये दास्तानवी पॉपुलैरिटी जो है, ये कोई एफर्ट करके नहीं पा ठीक सकता। मसलन कुमार विश्वास बहुत पॉपुलर हैं, जी, उनकी एक हाजिर जवाबी है, उनमें एक विट है, विट है। उनका एक अंदाज है, ठीक बात, एक तरन्नुम है, सब कुछ है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी उनके पास है उसका कोई तर्क नहीं हो सकता। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुमार विश्वास से अच्छे कवि नहीं होंगे, कुमार विश्वास से भी आप पूछें तो वो यही कहेंगे, ठीक बात है, लेकिन इस पॉपुलैरिटी का क्या करे कोई, ये अलग चीज़ है भाई, इसका कोई तर्क नहीं है। ठीक बात है, तो इसलिए इसको तर्क में समझना भी नहीं चाहिए, ठीक बात, और इस पे तर्क देने भी नहीं ठीक चाहिए। बात है, मेन बात ये है कि वो जो कनेक्शन है किसी का भी हो, भाई ये जो लोग जो निसार रहते हैं जाकिर पे या इवन कुमार विश्वास पे, वो एक मिसरा पढ़ते हैं और इंसान कविता पढ़ रहा है, ये मामूली बात नहीं है। ठीक बात है, और हमने तो देखा है, हमारा शो था इंदौर में, और हमसे पहले कुमार विश्वास का शो था, तो हमने जो ऑर्गेनाइजर थे अपने दोस्त थे, हमने उनसे कहा यार ये गड़बड़ हो गई, ये थोड़ी लाइनअप जो है गड़बड़ हो गई। कुमार विश्वास जब तक बात कर रहे थे हॉल खचाखच भरा हुआ था, और जैसे ही कुमार विश्वास उतरे हैं स्टेज से, भाई एक रेला था जो ऐसे निकल गया, चलता हुआ दिखाई दे रहा था उनके पीछे पीछे पीछे, और फिर वो पूरा स्टेज खाली हो गया। बहुत बड़ा वो था हॉल जहाँ वो फेस्टिवल हो रहा था, तो यानी रह गए होंगे कुछ 150 लोग, लेकिन जहाँ हजारों लोग थे और रेला हमने लिटरली चलते हुए देखा ऐसे। तो हमने प्रज्ञा से कहा, हमने कहा यार रेला चल रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि एक इतने लोग हों कि जब वो बढ़े तो आपको एक रेला चलता हुआ दिखाई दे। तो ये रेला, तो जब हम गए परफॉर्म करने तो हमने कहा देखिए आप लोग जो हैं वो मेरे पक्के सुनने वाले हैं, तो हमें खुशी है कम से कम कुछ लोग तो हैं। ठीक बात है, लेकिन वो क्या करे कोई, उसका वो है तो है, मतलब उसको आप नकार नहीं सकते, और हर इंसान ये चाहता है सुना जाए। ठीक बात है, वो किसी वो ऊपर वाले की नवाजिश है आपको, तो जाकिर के साथ भी है। लेकिन जाकिर एक चीज़ जो वही हमने कहा कि वो कनेक्शन जो है वो भाई उसको स्टेज अगर से आप लेके और मामूली बात समझ रहे तक हैं ना, जो बना रहता है, उसको अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो ठीक है, वो क्या कर रहा क्या? है, अपने होने में, अपनी कला में क्या तासीर पैदा ठीक कर रहा है। बात उस अपील को आपको हमेशा सीरियसली लेना पड़ेगा। वो जो कनेक्शन है जाकिर का अपने सुनने वालों के साथ, और
इवन आप समझ रहे हैं कि ये तो कॉमेडी है, तो कोई हल्की फुल्की चीज़ है, चुटकुलेबाजी है। नहीं है वो चुटकुलेबाजी, वो बहुत संजीदा चीज़ है। पिता पुत्र के संबंध पर हजारों कहानियां लिखी जा सकती हैं। वो कहानियां, उन हजारों कहानियों पर वो एक एक्ट जो है वो भारी है। हम अपने पिताजी के साथ हमने वो शो देखा है, और हम हमेशा ये बात कहते हैं सबसे कि हर इंसान को, ख़ास तौर पे लड़कों को, अपने पिताजी के साथ एक बार वो शो देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे उन लोग को जो ये समझते हैं कि जाकिर तो स्टैंड अप कॉमेडी तो यूं ही है और ये तो ऐसे ही सक्सेस मिल गई। अगर आपको देखना है कि जाकिर खान कितना बड़ा परफॉर्मर है, तो आप सिर्फ एक वो शो देख लीजिए और फिर हम बात करेंगे। वो भाई, वो शो जो है ना, वो एक बड़ा अनकहा सा जोन है पिता पुत्र संबंधों का, कि हमारे यहाँ लड़कों का पिता से संबंध जो है बड़ा, उसमें अदब की इतनी बड़ी दीवार होती है ना, कि उस दीवार को गिराने में जिंदगी निकल जाती है। ठीक बात है। और हम बात नहीं कह पाते हैं। हमने किसी से कहा कि जिंदगी में हमने ये जो सब काम किया, ये किया तो अगर इसकी कोई बाहरी मोटिवेशन है अंदरूनी के अलावा, तो सबसे पहली मोटिवेशन यही है कि हमारे पिताजी को हम इम्प्रेस कर सकें। दुनिया हो गई इम्प्रेस, वो ठीक बात है, तो वो जो एक जोन है ना, उस एहसास को आवाज दे पाना, वो सदियों की जो एक दीवार है, उसको अपनी आर्ट फॉर्म के जरिए धीरे से गिराकर एक पुल बना पाना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है जाकिर के लिए। मतलब वो जाकिर की चीज़ है, वो परफॉर्मेंस, लेकिन हमें लगता है कि उसमें हम सब शामिल हैं। तो आपने अगर नहीं देखी है भाई, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप। यार पापा वर्ल्ड लेवल की, मतलब वो विश्व स्तरीय परफॉर्मेंस है वो। और वो आपको वो ये भी बताती है आपको कि स्टैंड अप कॉमेडी जो है वो कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। आप ये समझते हैं ना कि अरे ये तो ठीक है, वीकेंड पे बियर लेके सुनने वाली चीज़ है, ऑफिस का स्ट्रेस बढ़ गया तो स्ट्रेस बस्टर। भाई वो बहुत अलग चीज़ है, वो अपने आप में आर्ट फॉर्म है, और वो भी तो आर्ट फॉर्म अभी बन रही है। ठीक बात है भाई, ये आर्ट फॉर्म भी बन रही है ना, तो अभी इसका एक सफ़र है, और उस सफ़र में ऐसे काम हो रहे हैं। ये एक और नाम याद आ गया, वरुण ग्रोवर का शो देखिएगा आप। ये जो नथिंग मेक सेंस वाला जो शो अभी वरुण करते हैं, आप देखते रहेंगे और कायल होते रहेंगे। ठीक बात, आप बराबर कायल होते रहेंगे कि यार ये कैसे किया, वाह ये क्या बात कही। वो हल्की फुल्की चीज़ नहीं है वो। तो हम तो बहुत स्टैंड अप उस तरह से फॉलो नहीं करते थे, लेकिन फिर हमें ये भी लगता है कि हम उसको बहुत फॉलो करें या ना करें, लेकिन हमें उसकी सीरियसनेस पता है, हमें उसकी महिमा पता है, उसका महत्व पता है। तो इसलिए हमें ये मालूम है कि ये जो लोग हैं, जाकिर हैं, वरुण ग्रोवर हैं, ये सब अपनी आर्ट फॉर्म के सफ़ीर हैं, ये एम्बेसडर्स हैं अपनी आर्ट फॉर्म के। तो और जब ये आर्ट फॉर्म बनेगी, जब और ज़्यादा तरक्की होगी इस आर्ट फॉर्म की, तब इन लोगों का नाम लिया जाएगा। जैसे हम ये जानते हैं, दास्तान गोई जिस दिन भी मेन स्ट्रीम हुई, तो उस दिन अंकित चड्ढा इस आर्ट फॉर्म का सबसे बड़ा नाम होगा। ऐसा नाम कि जिसे लोग आइडलाइज करेंगे। तो वो अभी हो या 100 साल बाद हो, लेकिन अंकित चड्ढा को लोग याद रखेंगे। अच्छा, स्टेज पे बहुत लोग बहुत तरह की आर्ट परफॉर्म करते हैं, और आपने स्टैंड अप कॉमेडी की भी बात की, तो वहाँ पर भी कई बार ऑडियंस जो है वो बीच बीच में इंटरेक्ट करती है, क्राउड एंगेजमेंट होता है। क्या इसमें भी ये स्कोप होता है? कभी कभी हम मौके के हिसाब से कोई पंच मार देते हैं, कई बार ऑडियंस भी कुछ कह देती है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होता है। मतलब उसमें तो क्या है, स्टैंड अप कॉमेडी में एक पूरा हिस्सा है क्राउड वर्क का, जिसमें होता ही है कि आप ऑडियंस के साथ वो कर रहे हैं और फिर रोस्टिंग कर रहे हैं, और वो यहाँ दास्तान गोई में नहीं हो सकता, क्योंकि दास्तान गोई एक बड़ी तहजीबी चीज़ है, वो अपनी रिवायत से जुड़ी हुई चीज़ है। तो उसमें जैसे इसको आप यूँ समझिए कि लखनऊ में एक कहावत थी कि अगर आप बदमाश को भी अचकन पहना दें तो वो शरीफ हो जाएगा, क्योंकि उस अचकन का इतना दबाव है।
अपना एक वो और अचकन एक बड़ी तहजीब, शेरवानी है अचकन बड़ी तहजीबी चीज़ है। जी जी जी। तो उसके कुछ आदाब हैं। हम्म। तो जब हम दास्तान स्टेज से सुनाते हैं तो हमें वो तहजीब का दामन पकड़ के बरकरार रखना रखना होता है। पड़ता है। तो उसमें कई बार चूंकि दाद के लेवल पर, रिएक्शन के लेवल पर हमें ऑडियंस से मुखातिब होना पड़ता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता जैसे स्टैंड कॉमेडी में होता है। लेकिन क्या यहीं पर एक इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है? क्योंकि होता क्या है कि स्टैंड अप कॉमेडी पे भी जब वन वे कम्युनिकेशन होता है और जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों में स्पार्क का बहुत फर्क आ जाता है। बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ इम्प्रोवाइजेशन का एक स्कोप है कि कुछ इसको ऐसा किया जाए कि ऑडियंस भी उसमें इंगेज हो, वो भी पार्टिसिपेट करे? ऑडियंस इंगेज होती है उसमें, लेकिन बहुत कम होती है, लिमिटेड। उसको हम उतना ही रखते हैं। उसको हम ज़्यादा, मतलब अगर हम ये वही उस इतनी दायरे की liberty बात दे है, दें, वही वो लिमिटेशन। इतनी लिबर्टी दे दें तो बहुत ज़्यादा भी हो जाए वो, ठीक लेकिन बात उसको हम उतना ज़्यादा कर, ये वाली बात है कि नमक डालना है हमें, ठीक तो बात नमक है। हम किस लेवल पर डालेंगे ये बिल्कुल, शेफ तय बिल्कुल करेगा। बिल्कुल शेफ तय करेगा। तो ये वाली बात है। तो उसमें ऑडियंस इंटरेक्ट करती है, ठीक कई बात। बार दाद के जरिए से, कई बार कोई टिप्पणी भी कर देती है, ठीक बात। एक कई बार और फरमाइश सुनाएं, भी कर ठीक देती है। बात। यहाँ तक तो ठीक है वो, लेकिन उससे इतर ठीक बात है। फिर नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज की आपने अचकन की बात कही, तो जब आप बैठते हैं स्टेज पे, वो सफेद टोपी, वो अचकन पहनते हैं आप? बिल्कुल। तो अचकन पहनना, वो सफेद टोपी और एक मतलब एक पूरा कैरेक्टर प्ले करते हैं आप, तो क्या स्टेज से उतरते ही आप बिल्कुल इतर हो जाते हैं कि एक्चुअली आप वही हैं? वो आवाज, वो तलफ़ुज़, वो कपड़े, वो आपके भाव, सब कुछ मतलब बिल्कुल पलट जाता है कि वो आपके साथ ही आपकी जिंदगी में भी रहता है? नहीं, वो देखिए, इसका जवाब ये है कि इंसान तो हम वही हैं, लेकिन क्या है, स्टेज हमारी कर्मभूमि है, हमारा ऑफिस है एक तरह से, आप यूं समझिए। तो जैसे पारंपरिक कथावाचन में एक व्यास गद्दी होती है, तो व्यास गद्दी की एक मर्यादा है। यानी वही पंडित जी हैं, वो जीन्स और टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, लेकिन जब वो उन्हें कोई हवन कराना होगा या कोई पूजा करानी होगी, तो वो एक ख़ास लिबास में होंगे, एक ख़ास मर्यादा में होंगे, और कथा कह रहे होंगे पंडित जी तो व्यासपीठ पे होंगे। तो बस इतना ही फ़र्क है कि इंसान तो हम वही रहते हैं, लेकिन जब हम उस अंगरखे को पहनते हैं, वो दुपल्ली लगाते हैं, और जब स्टेज पर अपनी गद्दी पे, अपने तख्त पे बैठते हैं, तो फिर हम सिर्फ हम नहीं होते, हम तो होते ही हैं, लेकिन फिर हमारे साथ वो लखनऊ की सैकड़ों साल की रिवायत, ठीक बात है, से जुड़े हुए होते हैं, ठीक, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर हम उसका हिस्सा होते हैं। ठीक बात है। तो ये फ़र्क है, ठीक बात है। बस इतना सा फ़र्क है। अच्छा, एक बात और आपसे पूछूंगा, और निजी जिंदगी से आपके, कि मतलब ठीक बात है आप उस स्टेज पे होते हैं, लेकिन जब आप दोस्तों यारों के साथ होते हैं तो तब क्या गाली गलौच होती है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आदमी खुल जाता है उस वक्त। सही बात है। तो इसमें एक बात है कि दोस्तों के बीच बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके बीच आप अलग तरह से होते हैं, और फिर एक लखनऊ वाले हैं तो एक तकल्लुफ़ भी है, तो वो तकल्लुफ़ जो एक ज़ाती दोस्ती है, उस दायरे के बाहर अलग तरह से होता है। लेकिन ये तो सही बात है कि हर इंसान, वो जो निदा फाजली का शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना, तो वो वाली बात तो है ही है कि एक क्लोज सर्किल है, उसमें एक अंदाज़ अलग है ज़िंदगी जीने का, और फिर उसके बाद सामाजिक जीवन में, और फिर सार्वजनिक जीवन में, और फिर स्टेज पर अलग अलग तरह से। अच्छा, आपका जो एक मतलब एक नया जो एस्पिरेंट होगा, जो आना चाह रहा है इस फील्ड में, वो देखता होगा इतनी चमक दमक, बड़े स्टेजेस, बड़े चेहरों के साथ आपकी फोटोज, ग्लोबली अक्लेम्ड आर्टिस्ट, ये सब वो देख रहा होगा, लेकिन क्या इस आर्ट फॉर्म के पीछे आपको ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स, इवेंट मैनेजर्स के साथ सेटिंग्स, रेट्स का निगोशिएशन, ये जो एक फेज है जो दिखाई नहीं देता है, और ये कितना है? ये तो है, मतलब ये जैसे क्या है, किसी काम के साथ, क्योंकि आप सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, आप अपनी आर्ट को सेल भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। ये और ज़रूरी सवाल भी है। तो है क्या, देखिए, एक तो होती आर्ट, तो आर्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि आप रियाज कर रहे हैं तनाई में, और आप अपने ग्रुप में सुना रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोई चीज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और जुड़ती हैं, तो फिर आपको ये सब सीखना पड़ता है। यानी अगर आप ये सब नहीं करेंगे या नहीं सीखेंगे, तो आप
फिर प्रोफेशनली उस तरह से सर्वाइव नहीं कर पाए। क्या है, जरिया माश है ना हमारा, हमारी आजीविका यही है। तो आजीविका जब यही, इस बात को हम यूँ कहते हैं कि फुल टाइम प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने में और पार्ट टाइम आर्टिस्ट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लिटरली ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो इसी वजह से है, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी इससे चलती है, जब आपकी घर गृहस्थी इससे चलती है, तो आपको आर्ट के अलावा ये सारे गुर भी सीखने पड़ते हैं। तो आप करते करते सीख लेते हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं इसमें, कुछ कम अच्छे होते हैं, कुछ बीच में कहीं होते हैं। तो वो ज़रूरी चीज़ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बिस्मिल्लाह खां हो गए, आपने नाम लिया भाई, 10 और नाम यहाँ हैं, एक फ़र्क है। हाँ, क्या वो अपनी आर्ट को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए 10 मीटिंग करते जा, क्या ये समय बदल गया है? यहाँ एक फ़र्क है। हाँ। देखिए क्या है, जिनका आपने नाम लिया वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। वो बड़े आर्टिस्ट यानी अपनी आर्ट में तो बड़े थे, वो अलौकिक लोग थे भाई। वैसे आर्टिस्ट पैदा होते हैं 100 सालों में, 1000 सालों में एक बार। तो वहाँ की तो हम बात छोड़ ही देते हैं, उनका तो हमें अनुभव नहीं पता। लेकिन हम जैसे लोग जो कहीं पर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन कहीं पर एक प्रोफेशनल काम भी कर रहे हैं, उनके लिए कई बार थोड़ा ये मतलब ये ऐसा गुर है जो आपको आना चाहिए। कई बार ज़रूरत, जैसे आपने कहा इसमें जैसे 3-4 चीज़ें आपने बोली, उसमें से 2 चीज़ें हम बिल्कुल नहीं करते। ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग हम बिल्कुल नहीं करते। हम उन्हीं ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं जिनसे हमारी दोस्तियां हैं एक लेवल पे। तो मनीष शुक्ला जी हैं, जैसे शायर हैं वो, तो उनसे अपनी एक दोस्ती है, शायर हैं वो। और इस तरह से और लोग जिनका एक मिजाज, जो डॉक्टर हरिओम जी हैं, खुद शायर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो उनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इस तरह से और भी हैं जिनका एक रुझान है, तो उनसे तो हम मिलते हैं। बाकी मेरा अनुभव ऐसा रहा 13 साल का कि बहुत ज़्यादा मिलने से भी काम वाम मिलता नहीं है, तो उसमें हम नहीं पढ़ते। इवेंट मैनेजर से बहुत ज़्यादा, उसमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब हमने की ये कोशिश, लेकिन काम वाम नहीं मिलता। सिचुएशन इसलिए क्योंकि इंक्वायरीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। मतलब ये है कि थोड़ा सा मैं डीप डिगिंग करना चाह रहा हूँ। हम भी डीप नहीं बताना चाह रहे हैं। क्या है, उससे काम नहीं मिलता। काम आपको मिलता है आपकी आर्ट से, और आर्ट जब लोगों में जा रही है और पसंद की जा रही है, तो फिर इवेंट मैनेजर भी आपके पास आता है कि यार हमें इससे काम करवाना है। तीसरी चीज़ जो आपने कही, रेट के नेगोशिएशन, ये बहुत करना पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, और ये इस हद तक करना पड़ता है कि इस पर हमने बहुत बात की है, पब्लिकली बहुत बोला है, बहुत लोगों को जलील किया है। इसलिए भी किया है क्योंकि अब जब हम ये बात बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि यार ये हिमांशु को, ये कई बार क्या है ना, हम तो देखिए हमने वो राह तय कर ली 12 साल की, और अब एक जगह आ गए जहाँ पर एक सुकून है ज़िंदगी में। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। तो ये सब हम इसलिए करते रहते हैं सिर्फ कि ये जो नए बच्चे आए हैं, इनके साथ ये बुलिंग और ये इनका हैरेसमेंट और ये अत्याचार इन पर ना हो। तो क्या है, हम जी हवाई, जिनको हम कहते हैं हवाई फायर, ये हम हवाई फायर करते रहते हैं। बीच बीच में कुछ रील में कुछ बोल दिया, कुछ लाइव शो में कुछ बोल दिया, कुछ स्टेटस पे कुछ लिख दिया। ये इसलिए करते हैं ताकि एक दहशत कायम रहे, और फिर इंसान जो आसपास का है वो एक हिसाब से पेश आए। क्योंकि ये जो दुनिया है ना प्रोफेशनल, इसमें आर्टिस्ट अगर अपने हक को लेकर जागरूक नहीं होगा तो बहुत बुरी तरह से उसका शोषण कर दिया जाएगा। और ये बात हम जब कह रहे हैं तो बेशुमार मौकों पे शोषण करवा के तब कह रहे हैं। इसलिए ये तो बहुत करना पड़ता है। तो जो मेन सवाल आपका था, अगर कोई वैसा आर्टिस्ट है कि भाई या तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है कि जिसकी आर्ट मतलब आप 10 सेकंड सुनेंगे तो आपको लग जाएगा भैया ये अलग ही है, इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वो तो पहुंच जाएगा, उसका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। बिस्मिल्लाह खां साहब की आपने बात की। लेकिन अगर कोई ऐसा आर्ट जो हम लोग की तरह का आर्टिस्ट है, जो कहीं बीच में है, जो एक सफ़र तय कर रहा है, एक अपनी जुस्तजू में है, जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी है, उसको ये सब सीखना पड़ेगा। ये सब नहीं सीखेंगे आप तो फिर आप क्या है, जो करियर आप कोई चुनते हैं तो कम से कम 30-35 साल 40 साल तो वो करियर आप परसू करते हैं। हम जैसे लोग जो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिज्म छोड़ के आए, तो हमने तो ये सब सीखा अंकित से, क्योंकि अंकित पहले से, तब तक अंकित रहा, तब तक हमें करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि अंकित सब कर लेता था और हम जाके परफॉर्म करते थे। जब अंकित नहीं रहा तो कोई साथी नहीं था, तो फिर हमें ये धीरे धीरे सीखना पड़ा।
तो सीखने में कई बार गलतियां भी हुई। मसलन कई बार जो बहुत जेन्युइन आदमी है उससे हम बहुत बुरी तरह से पेश आ गए, ठीक बात है। और कई बार जो बहुत बेकार आदमी है उससे हम एक अंदाज में, एक लिहाज में पेश आए। ये एरर ऑफ जजमेंट हो गया ठीक इसमें। बात है। कई बार बहुत ख़राब तरह से बात कर ली तो लगा यार गलत बात कर ली, नहीं करनी चाहिए थी। तो ये सब होता है। बहुत बुरी तरह से कई बार दूसरे लोग भी पेश आए। लेकिन ये आपको सीखना, प्रोफेशनल आर्टिस्ट अगर आप हैं, अगर आप फुल टाइम इससे शौकिया नहीं रोटी कमा रहे हैं, अगर आपका परिवार है जिसे आपको देखना है, तो फिर आपका ये सब सीखे बिना काम चल ही नहीं सकता। ये हमेशा बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो शुरू करते हैं, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि जैसे वो पैसा नहीं मांग पाते बहुत सारे लोग, तो हमेशा ये बात कहते हैं भाई ये पैसा तुम नहीं मांग रहे हो और वो तुमसे ऐसे काम करा तो तुम तो चलो ठीक है पैसे वाले हो, तुम तो बिना पैसे के काम कर लोगे। 10 और भाई लोग हैं। जो आदमी, जो बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, उसके साथ भी तो आप शोषण को इजाफा, उसको फिर तरक्की दे रहे हो आप। ठीक बात है। कि भाई उसने कहा अरे यार फलाने, तो हमसे कहते हैं ना ठीक बात लोग, हमसे किसी ने कहा वो हमारे यहाँ तो आशुतोष राणा आए थे, वो तो फ्री में करके गए थे और आप इतने पैसे मांग रहे हैं। तो हमने कहा भाई वो कर सकते होंगे, मैं नहीं कर सकता। तो ये लोग आपको इस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, नेम ड्रॉपिंग करके। कह रहे वो तो ऐसे, अरे भाई वो करता होगा भैया, मेरी जिंदगी अलग है, मेरे हालात अलग हैं, हमारा ये तरीका है। तो इसलिए ये सब सीखना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है और अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा। यहीं पे एक इसका एक्सटेंशन और है कि आप दास्तान गोई में आए और दास्तान गोई आपका प्यार है, अंकित जी आपको लेके आए और दास्तान गोई ने बहुत कुछ आपको दिया। लेकिन अगर दास्तान गोई आपको ये सब ना देता तो क्या आप दास्तान गोई के साथ, उसके प्यार के साथ रहते, कि उसको शौकिया करते और रोटी कहीं और कमाते? ये प्रैक्टिकल डिसीजन होता। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए करते, ये तो यहाँ से साबित हो जाता है कि जब शुरू किया था तब तो ये सब नहीं था, शुरू करने के बहुत सालों बाद तक नहीं था। और अभी भी हमें लगता है कि वो बाहर से जितना लगता है उतना है नहीं। वो एक फासले से आपको इंसान देखता है तो बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करता है ना, तस्वीरों को देख के, बातों को देख के, वो उतना है नहीं। तो जो काम, जो दास्तान गोई हम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं कि यार दुनिया में लोग बहुत सारे काम करते हैं, उनको मज़ा आता है, हमको इस काम में मज़ा आता है। तो बेसिक जो कमिटमेंट है, जो पहला कमिटमेंट है, वो अपनी आर्ट फॉर्म को लेकर है। वो हमें मज़ा आता है इस आर्ट फॉर्म में, हमें मज़ा आता है लखनऊ की बात करने में, लखनऊ के किस्से सुनाने में, शायरी सुनाने में, किस्से सुनाने में। वो हमें उसमें दिल को एक सुकून मिलता है। तो हम ये काम कर रहे हैं। अब वो सुकून के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मिल जाती हैं, तो थोड़ा पैसा भी मिल जा रहा है। अब हम अगर कोई और काम करते तो हम जर्नलिज्म कर रहे थे, 7-8 साल किया। अब उसमें क्या था, हम तो बाई चॉइस जर्नलिस्ट बनने आए थे, किया भी, और फिर ये नहीं चलता तो फिर वहीं जाते। पीएचडी भी कर रखी है कि कहीं भाई जब शोज नहीं मिलेंगे बुढ़ापे में, कभी ऐसा हुआ तो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए एलिजिबिलिटी पूरी है अपनी। हम अकेले आदमी जिसने पीएचडी की लेकिन एक भी इंटरव्यू एकेडमिक्स का नहीं दिया, क्योंकि मालूम था कि नहीं करनी। वो बैकअप प्लान था कि जब उतनी भागदौड़ नहीं हो पाएगी तो फिर कहीं जाकर विजिटिंग प्रोफेसर बन जाएंगे। लखनऊ में इत्तेफाक से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हमने शोज़ किए हैं, तो मालूम है ताल्लुकात भी हैं, तो वो एक चीज़ है। लेकिन जो दास्तान गोई की, वो तो इसीलिए की कि उसमें जो लुत्फ़ है, और इसमें एक दूसरी बात भी है। एक तो होता है मॉनेटरी फ़ायदा। कामयाबी नापने का सबसे पहला तरीका वो है कि आप मॉनेटरी उस पर नाप लें कि भाई कोई इंसान पैसे कितने कमा रहा है, घड़ी कैसी पहन रहा है, कपड़े कैसे पहन रहा है, गाड़ी क्या, ये तो मॉनेटरी उसमें नप जाएगी। लेकिन एक वो चीज़ है कि ये काम करके हमें सुकून कितना मिल रहा है, उस सुकून को कोई नहीं नाप सकता, कोई पैमाना नहीं है। और वो सुकून अगर मॉनेटरी उसमें नापा जाए तो वो लाखों करोड़ों का, अरबों का होगा वो। ठीक बात है। लेकिन क्या है, उसको नापने का कोई तरीका नहीं है, उसको मॉनेटरी उसमें नहीं नापा जा सकता। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा बना रहे होंगे, हमारे दोस्त हैं कई सारे अपनी अपनी कामों में, लेकिन वो जब मिलते हैं तो ये कहते हैं यार ज़िंदगी तुम जी रहे हो। तो ये जो हमारा काम है, इसमें हमें इतना सुकून है और इतना आनंद है और इतना लुत्फ़ है और इतना मज़ा है कि वो फिर दुनिया की हर दौलत से बड़ी दौलत है। क्या बात। और उसके साथ पैसा भी कमा ले रहे हैं इतना कि ज़िंदगी चल जा रही है, तो चेरी ऑन द केक, बहुत ही बढ़िया है। ठीक बात। ये वाली बात।
अच्छा, आपने कई फिल्मों में भी काम किया, वेब सीरीज में काम किया, सीक्रेट गेम्स में भी आप थे, लेकिन जो भी आपके रोल्स थे वो लगभग आपके प्रोफेशन के बिल्कुल करीब हाँ, थे। वो इसीलिए थे कि अपने प्रोफेशन का रोल जब हम करते हैं तो हमें एक्टिंग नहीं करनी होती, वो तो हम करते हैं तो करते हैं। तो मतलब अगर आपको कोई अच्छा डायरेक्टर जिसको आप अच्छा डायरेक्टर समझते हो, ठीक है, नाम भी बड़ा हो, बड़ा प्रोडक्शन हो, और कोई अच्छा रोल दे लेकिन वो आपके प्रोफेशन के करीब ना हो, जैसे मैंने अभी पूछा भी था कि एक गैंगस्टर का रोल दे, तो क्या एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं करना चाहेंगे? नहीं, हम इसलिए नहीं करना चाहेंगे, मेरा इसमें बहुत क्लैरिटी है मेरे अंदर। फिल्मों में काम हम कर लेते हैं इसलिए क्योंकि फिल्म में जब आप आ जाते हैं, हर चीज़ में एक बॉलीवुड रेफरेंस बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। वो इतने पॉपुलर मीडियम है, तो क्या है, आदमी फौरन कहता है कि अरे वो सीक्रेट गेम्स में दिखे थे हिमांशु भाई, तो उससे हमारी आर्ट फॉर्म को बहुत फ़ायदा होता है, हमारे शोज़ को बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन जो एक्टिंग है, अभिनय जो है, वो अलग विद्या है पूरी। तो मतलब सोची समझी साजिश है वो सारे रोल। नहीं, वो तो दोस्त इत्तेफाक से जहाँ हमने काम किया वो सब अपने दोस्त ही थे, तो उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं आप करें। अच्छा, वो चूंकि हमारे काम से बिल्कुल करीब की चीज़ थी, तो हमें मालूम था कि उसमें हमें कोई एक्टिंग नहीं करनी है, वो जाके और निभा कर देना है, तो वो हो गया। अब अगर एक्टिंग, जैसे आपने कहा गैंगस्टर, तो भाई एक्टिंग पूरा एक शास्त्र है, एक विद्या है और बहुत सीरियस चीज़ है वो। तो उसको करने के लिए फिर आपको तैयारी चाहिए, बिना तैयारी के आप नहीं कर सकते आप। वो बहुत बड़ी, और वो ऐसी चीज़ है, फिल्म ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आप नहीं होते। दास्तान गोई में तो हम अकेले हैं, हमने खराब शो भी किया तो अकेले मेरी बात है ना। फिल्म में लगते हैं सैकड़ों लोग, तब जाकर एक फिल्म तैयार होती है। तो आपका कोई हक नहीं है कि भाई आप बिना तैयारी के कैजुअली चले जाएं। और अगर हम करें, मान लीजिए कोई ऐसी आ ही गई, किसी ने कहा भाई ये तुम्ही को करना है और ये ऐसा है, तो फिर भैया तैयारी करेंगे, फिर तैयारी करके, रियाज करके, खुद से मुतमईन होकर तब करेंगे। लेकिन नहीं करना है इसलिए क्योंकि हम जैसे ये मानते हैं दास्तान गोई अलग विद्या है, दास्तान गोई एक डिसिप्लिन है, वैसे ही एक्टिंग एक शास्त्र है, एक डिसिप्लिन है उसका। तो वो मेरे बस की चीज़ नहीं है। हम हैं दास्तान गो, हम हैं किस्सा गो, हमारा काम है किस्से सुनाना। एक्टिंग बहुत अलग चीज़ है भाई, वो भी तो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है। बिल्कुल है, लेकिन अभिनय का अंग दूसरा है। हाँ। दास्तान गोई में अभिनय उतना नहीं, अभिनय का अंग है एक दास्तान गोई में, एक झलक, एक छटा है अभिनय की। लेकिन कैरेक्टर देखिए क्या है, कई बार डायरेक्टर को समझ में आ जाता है कि एक्ट कर सकता है, और एक्टर को नहीं समझ में आता है कि मैं एक्ट कर सकता हूँ। कई बार किसी को लगता है कि तुम अपने आप को सरेंडर करो, करवा मैं लूंगा। उस केस वो तो होता है बहुत। ये तो बहुत मशहूर है ना, बहुत सारे बड़े डायरेक्टर्स ने ऐसे लोगों से भी अच्छी एक्टिंग कराई जो अच्छे एक्टर्स नहीं थे। तो वो अलग चीज है, लेकिन उसका मेरे पास मैं समझना चाह रहा हूँ कि अगर वो एक स्पेसिफिक केस बना तो उस वक्त आप सरेंडर करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं, वो सरेंडर 2 वजहों से करेंगे, 3 वजहों से बल्कि। एक तो या तो डायरेक्टर कोई ऐसा बहुत बढ़िया है जिसके साथ काम करने का मन है मेरा और वो कहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा, कि एक ही फिल्म करके ऐसा पैसा मिल जाए कि हमें लगे कि अब हमें ये ऑर्गेनाइजर्स के साथ ये फीस पे माथापच्ची नहीं करनी है, सिर्फ साल के 4 शो करने अपनी मर्जी के, बस उसमें जिंदगी कट जाएगी, तब भी कर सकते हैं, ईमानदारी दिखाई। हाँ। और तीसरी बात, हमें ये लगता है कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो हमें लगता है कि यार ये कैरेक्टर हम दिल के करीब है, करना चाहेंगे, जो बहुत करीब है मेरे, तो फिर हम उसकी तैयारी करके और फिर उसको करेंगे, ताकि हमारी आर्ट फॉर्म, हमने कहा ना आपसे, कोई ऐसा कैरेक्टर अगर हमने कर दिया जिससे ये हो गया कि भाई ये हिमांशु तो उस फिल्म में आए थे, इसका बहुत फर्क पड़ता है। केपी सक्सेना साहब हमसे कहते थे, हिमांशु हमने 17,000 व्यंग्य लिखे, 17,000, लेकिन आम पब्लिक ने हमें कब जाना, जब हमने लगान लिख दी। इसलिए बम्बई जाना, हमसे कहते थे बम्बई जाना जरूर, एक फिल्म कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वो ठीक है, तो ये बात सही है उनकी कि फिल्म से क्या होता है, आपको एक इंस्टेंट बॉलीवुड रेफरेंस हो जाता है, बड़ा रेफरेंस मिल जाता है मासेस के लिए। अब वो सीक्रेट गेम्स में कितना रोल था मेरा, लेकिन ये है कि वो एक है तो ना सीक्रेट गेम्स। तो ये 3 वजह हैं जिन वजहों से हम काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत खराब एक्टर है, हमें मालूम है कि बहुत ही ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। बल्कि मैं इस पे एक किस्सा सुना देता हूँ, वो साहब सुनेंगे तो वो इस पे इसकी पुष्टि भी करेंगे। शोएब चौधरी एक साहब हैं जी, वो एक फिल्म बना रहे थे सर सैयद अहमद खां पे जी। तो उसके लिए उन्होंने हमें फ़ोन किया, जो महमूद आबिदी साहब हैं उन्होंने रेफरेंस दिया था उनको मेरा, आपका, हाँ दिया। उन्होंने कहा कि हिमांशु, तो एक दास्तान गो का ही कैरेक्टर था।
अब सोचिए कि वो तो वही काम था जो हम करते हैं, लेकिन चूँकि थोड़ा सा डिटेल्ड भी था और थोड़ा अलग अलग चीज़ें थी उसमें। तो शोएब साहब ने फ़ोन किया हमें, कहने लगे हिमांशु भाई हम चाहते हैं ये आप करें और दास्तान गो के ज़रिए से पूरी कहानी और वो। तो हमने उनसे कहा देखिए मैं एक्टर नहीं हूँ, और अगर हूँ तो बहुत ख़राब एक्टर। तो मैं करूँगा आपकी फिल्म में काम, तो फिल्म जो है वो मेरी वजह से बैठ जाएगी। डूबे ना, लेकिन वो उतना हिस्सा तो कमज़ोर कर जाएगा ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हमने कहा यार हमसे मत कराइए आप, हम उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सच बात है ये, मतलब शोएब चौधरी साहब सुनेंगे तो बताएंगे आपको। तो उन्होंने हमसे कहा हिमांशु भाई आप बहुत ईमानदार आदमी हैं। हमने कहा ईमानदार नहीं, खुद को जानते हैं ना। और फिर अगर मान लीजिए हमने आपसे हाँ ही भर दी और फिर हमने कैमरे में ख़राब एक्टिंग की तो फिर तो एक्सपोज हो जाएंगे ना। ठीक बात। तो फिर कोई ऐसी चीज़ हमसे कोई कह दे, हम कह दें किसी से हम हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, फिर वो कहेगा उड़ाओ, तब क्या होगा। तो इसलिए जो हमें आता है उसमें हम ये कॉन्फिडेंस भी रखते हैं कि हाँ भाई हमने जो अपने बुजुर्गों से, लखनऊ के किस्से हैं, दास्तान गोई हमें मालूम है कि हम करते हैं तो हमें इस काम का एक आइडिया है। कितनी अच्छी करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि हम, चूंकि हमें ये अपनी परंपरा से मिला है, हमने इसको सीखा है, इसमें ट्रेनिंग ली है, इसका इतना एक्सपीरियंस है इतने साल का, कि हम दास्तान गोई को एक लेवल पर ऐसा कर देंगे कि वो बात बन जाएगी। ठीक बात है। वो कॉन्फिडेंस हमें एक्टिंग में नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें आप जिंदगी में कॉन्फिडेंस से हल करते चले जाते हैं, उसमें सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको पार ले जाता है। इतनी सी बात है। अच्छा, तो जब मैं ये इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन दो तरीके से करता हूँ मैं। एक तो मैं करता हूँ गेस्ट कौन है, उनका ऑरा क्या है, उनका वाइब क्या है। तो आपके इंटरव्यू को मैंने, आपके पॉडकास्ट को मैंने आर्टिस्टिक लेंस से एक बार देखा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ अपने लिए तो बना नहीं रहा हूँ, वरना मैं रिकॉर्ड ही ना करता, आपसे बात करके छोड़ देता। रिकॉर्ड करके लोगों तक पहुंचाना है, और लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक माध्यम, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने आपसे जुड़े हुए कुछ कीवर्ड सर्च किए, और उसमें जो सबसे करीब शब्द था, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर था, वो था स्टोरी टेलिंग। मतलब अब मैं चाहता हूं, और शायद आप चाहते हैं और आप कर भी रहे हैं, कि कुछ समय बाद, वो कितनी जल्दी हो जाए पता नहीं, उस स्टोरी टेलिंग से ऊपर दास्तान गोई का भी नाम है। हाँ, मतलब होना तो वही चाहिए। सर्च रिजल्ट्स में जो है, क्योंकि स्टोरी टेलिंग ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज भी, और आसान है ना समझने, आसान भी है, और ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत जगह सर्च हो रही, बहुत कंट्रीज में सर्च हो रही है, इंग्लिश में स्टोरी टेलिंग हो रही है। लेकिन एक समय आएगा जो मुझे लगता है कि उसको कम्पीट तो दास्तान गोई करेगा। तो इस आशा के साथ मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उस कीवर्ड को वहां तक पहुंचाया जाए। वो बिल्कुल आएगा और वो होगा। और आपका अपना रोल है, हम लोग का अपना रोल है एज एन ऑडियंस, असल में बहुत सारे लोगों का रोल, मतलब ये हमने आपसे पहले कहा था ना कि हो सकता है मेरी पूरी जिंदगी चली जाए इसमें, लेकिन एक दिन होगा जब दास्तान गोई मेनस्ट्रीम होगी, तो उसमें सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ मेरे ही से नहीं होगा, वो हमारे काम से नहीं होगा उसमें। मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि अशर मान लीजिए कोई अच्छा शो करते हैं, या मान लीजिए दानिश हुसैन कोई अच्छा शो करते हैं, या फौजिया कोई अच्छा शो करती हैं, या प्रज्ञा कोई अच्छा शो करती हैं, या पूनम करती हैं अच्छा शो, तो अल्टीमेटली तो ऑडियंस दास्तान गोई की आर्ट फॉर्म से चमत्कृत हो रही है ना। तो उसको ये समझ में आ रहा है कि यार ये आर्ट फॉर्म बहुत अच्छी है। तो भले ही हम लोग अलग अलग काम कर रहे हों, बहुत सारे लोगों से बहुत बात भी नहीं होती, उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सारे कलाकार मिलकर एक आर्ट फॉर्म को मेन स्ट्रीम करने में लगे हैं। तो उसमें हो सकता है कि कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी कर रहा हो सकता है कोई उतनी अच्छी ना भी कर रहा हो, कोई आज बहुत कम शोज कर रहा हो, कल बहुत ज़्यादा करने लगे, कोई आज बहुत ज़्यादा कर रहा है, कल कम कर रहा है, ये सब होता रहेगा। लेकिन ये सारे कलाकार और जो नए आने वाले कलाकार हैं वो, और इसके अलावा बहुत बड़ी वो ऑडियंस, वो बहुत बड़ा श्रोता समुदाय जिसने दास्तान गोई को इतने वक्त से इतना प्यार दिया है, और उसमें नए लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल नए बच्चे। मतलब ये हमें जान के हैरत होती है, एक तरफ तो हम ये सोचते हैं कि भाई ये जो नए लोग हैं ये पुरानी चीज़ों से नहीं, इनका उस तरह से वास्ता है, लेकिन दास्तान गोई में आप जो पहली बार आती है जो ऑडियंस, उसको कभी सुनिए आप, रिएक्शन नोट करिए, या जो इंस्टाग्राम पर जो हमें लोग फॉलो करते हैं, और उसमें तो सब ज़्यादातर लोग 25 से 34 साल वाले हैं, और वो उनको लखनऊ की चीज़ों में जो इंटरेस्ट आता है, और पढ़ भी रहे हैं वो बच्चे, बहुत पढ़ रहे हैं, और कितने लोग के मैसेज आते हैं हमको, बताइए भैया कोई लखनऊ पे कोई किताब हो या इस पे कोई किताब हो। तो हम लोग कई बार ना नई पीढ़ी को बहुत
बहुत पुराने गलत लेंस से तरह जज कर देखते रहे हैं। हाँ वो, और साइंस भी ये बात कहती है कि नई पीढ़ी जो है पिछली पीढ़ी से ज़्यादा स्मार्ट होती है। स्मार्ट तो भी है, लेकिन अपने ट्रेडिशंस पे वो बिल्कुल, वापस जा रही है। बिल्कुल जा रही है, बिल्कुल भले वो फैशन में जा रही हो सकता है उतनी डीप ना जा रही हो अभी, लेकिन इट नहीं, हैज पर ये स्टार्टेड, तो अर्पित भाई, शुरुआत तो हो गई है। ये तो अर्पित भाई हर पुरानी पीढ़ी का ये रहा है कि हमारा ज़माना बड़ा अच्छा था, हमारे ज़माने में। उस पर दो चीज़ें तो हमें इंस्टेंट याद आती हैं, देखिए आपने कहा सुनाने के लिए, तो बशीर बद्र का शेर है कि भूल कर अपना ज़माना ये ज़माने वाले, जी, भूल कर अपना ज़माना ये ज़माने वाले, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे, मायूब घटिया, जी, आज के प्यार को मायूब समझते होंगे। तो वो तो हमारा ज़माना। और बच्चन जी ने मधुशाला में कहा कि फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला। तो मधुशाला तो हमारे ही ज़माने में थी, ऐसा हमें महसूस होता वो है। लगता है। तो ये तो बात ये चलती रहेगी और ये इटर्नल चीज़ है, लेकिन हमें ये लगता है कि हर पीढ़ी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सीने में एक नॉस्टैल्जिया का तीर धंसा हुआ होता है। ठीक बात है। भाई क्या वजह, अब हमें लगता है कि हम तो जिस दौर में बड़े हो रहे थे वो 90s का ज़माना था, तो हम क्यों सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब को, और ऐसा वैसा नहीं सुन रहे थे, मतलब ऐसा सुन रहे थे कि बिल्कुल दिमाग जो है वो एकदम इंसाइक्लोपीडिया बना रखा था। तो वो क्या वजह थी? तो ऐसे ही हर पीढ़ी में हर तरह के लोग होते हैं, और इसको मजाक में हम यूँ कहते हैं, हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो उसके सारे नुकसान ही नुकसान हैं, लेकिन उसका एकमात्र फ़ायदा ये है कि हर चीज़ को सुनने वाले, हर कला को सराहने वाले आपको बहुत बड़ी तादाद में मिल जाते हैं। मसलन दास्तान गोई एक नीश आर्ट फॉर्म है, लेकिन नंबर्स इसमें भी मिल वो जाएंगे। बहुत बड़ी आबादी है जो दास्तान गोई सुन रही है, वो अपेक्षाकृत बाकी चीज़ों से कम है, लेकिन वो कम नंबर आपके काम भर की ऑडियंस आपको मिल जाएगी। बहुत हमारे तो शास्त्र में कहते हैं कि भाई एक सुनने वाला और एक सुनाने वाला, वो बात मुकम्मल है। ठीक बात है। तो वो अहमद फराज का शेर है कि हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, हम सफ़र चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। क्या बात है। तो एक इंसान भी है तो चल रहा है। तो यहाँ तो बहुत सारे लोग लाइव में, अब सोचिए अगर हमने 800 शो किए होंगे और अगर हम एवरेज 400 की ऑडियंस मांग लें तो कितने हज़ार लोग सुन चुके होंगे। और फिर वो तो छोड़ दें, और अगर हम इंस्टाग्राम पे आ जाएं, जो इंस्टाग्राम पे चीज़ें लोग सुनते हैं, इंस्टाग्राम का एक फ़ायदा ये भी है कि आप को दुनिया भर में चीज़ें पहुंच जाती हैं, बड़ी रीच मिल जाती है। भाई आप लाइव शो करेंगे तो कितने बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे आप, तो आप 1 लाख लोग का, 2 लाख, 10 लाख लोग का शो कर लेंगे, लेकिन 10 ही लाख लोगों ने तो सुना। लेकिन एक रील जो है वो हो सकता है आपको एक ही रील में आप करोड़ों लोग तक पहुंच जाए, तो ये उसकी एक अच्छाई भी है। और इसीलिए हम वहाँ रहते भी बहुत एक्टिव हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको कहा ना कि दास्तान गोई को मेन स्ट्रीम करने में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी दास्तान गोई उन्होंने नहीं सुनी। ठीक बात है। वो शोज में जब आते हैं तो वो कहते हैं हमने आपको रील पे सुना है, तो उसका बहुत फ़ायदा हमें मिलता है। और एक इसकी एक कारोबारी बात भी है जो पिछले सवाल से जुड़ती है। आपने कहा था ना कि ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। जी 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 जी। क्या है कि आजकल ऑर्गेनाइज़र जो हैं वो शोज़ में कई बार शोज़ इस बुनियाद पर भी देते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। हाँ, अरे ये तो मतलब, तो एक बार अभी 3-4 साल हुए, हम एक जगह एक फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे थे, तो हमसे पहले एक सिंगर थे जो परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा नहीं गा रहे थे। तो मतलब अच्छा तो गा रहे होंगे, लेकिन कई बार लगता है ना कि एक मजा नहीं आता, एक जितना जैसा माहौल है, जितनी बड़ी महफिल है, उस हिसाब से। तो हमने उनसे पूछा कि हमने जो ऑर्गेनाइजर थे, हमने पूछा कि ये कौन भाई साहब, कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं इनके फॉलोअर तो हैं। तो फिर इन्हें फॉलोअर देखे तो बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो उनके लिहाज से ज़्यादा थे, ऑर्गेनाइजर के लिहाज से। तो हमें उस दिन ये समझ में आया कि भाई अब ये खेल बदल रहा है, क्योंकि हमने कहा ना कि फुल टाइमर है तो आपको हर घड़ी ठीक बात, एक नज़र तो आपको 8 खेल को समझते रहना पड़ेगा, आपको मार्केट में कि बगल वाली दुकान में क्या मिल रहा है। ठीक बात है। तो फिर हमने कहा इस पे काम करना पड़ेगा। फिर हमने उस इंस्टाग्राम पे बहुत अपनी दुकान का इंटीरियर चेंज कराते रहना पड़ेगा, एक ब्रांच यहाँ भी खोलनी पड़ेगी। ठीक बात है। तो फिर वो किया, और तो बहुत सारे लोग, चूंकि अब भाई देखिए हमने ऐसी दुनिया नहीं बनाई, लेकिन दुनिया ऐसी बन गई उसी दुनिया में रहना कि फॉलोअर देखकर कास्टिंग हो रही है फिल्मों में, फॉलोअर देखकर आर्टिस्ट बुलाए जा रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है जिसने एक प्रोग्राम कराया, तो वो जाहिर से तौर पे चीफ गेस्ट बुलाता है इसलिए कि भाई आईएएस लोगों से, नेता लोगों से संपर्क बन जाएंगे, पुलिस वालों से संपर्क बन जाएंगे। वो शो इसलिए भी तो करा रहा है कि उसे भी तो अपना शोहरा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो वो जानता है कि जिसके फॉलोअर हैं वो जब इसको प्रमोट करेगा 2-4 बार, कहेगा आइए यहाँ हमको सुनने,
तो हमारी Event संस्था का नाम उठेगा। भी पहुंचेगा, इवेंट का नाम भी पहुंचेगा। तो ये सब उसकी कारोबारी वजह है। लेकिन सच ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजर फॉलोअर देखकर आर्टिस्ट को बुलाते हैं। बिल्कुल। तो अगर उस दौर में हमारे फॉलोअर नहीं होंगे तो शोज़ कम मिलेंगे तो हमारी थाली में से एक रोटी कम हो जाएगी। हमारी जो दिनचर्या है, घर परिवार है, वो मुश्किल में आएगा। ठीक बात है। तो यहाँ आप रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ आप बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते कि प्रोफेशनली आपको सब मुश्किल कुछ हो। करते रहना, तो कंप्लीट आपको करना पैकेज। पड़ेगा। और जब करने लगे तो मज़ा बहुत आने ठीक लगा। ये बात। तो पिछली बात थी जब शुरुआत की मोटिवेशन हमने आपको बताई। अब ये है कि हमको मज़ा आता है, ठीक बात। क्योंकि एक कम्युनिटी वहाँ से बनी जो हमें रील से जानती है और ठीक जो बहुत बात। पसंद करती है। अच्छा, एक बात जो बिल्कुल इतर है, ठीक है, मतलब आप एक एक घंटे स्टेज पे बैठे रहते हैं। वो लोग जिनके बैक पेन है L3 L2 में, वो लोग तो दास्तान को ही करना पाएंगे। ये कष्ट किसी ने आज तक आपसे पूछा? हाँ, नहीं तो वो कुछ और तरीका निकाल लेंगे। हाँ। जैसे एक हमारे साथी हैं, वो दास्तान भी करते हैं, तो वो उतनी देर वैसे नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने एक वो पटरे जैसा रख लेते हैं सामने। अच्छा। उस पटरे पे वो टिका देते हैं पैर। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम चल रही है मतलब। हाँ, तो वो तो बहुत सारे लोग अभी पहले हम वज्रासन में बैठते थे, अब अब हम पालथी मार कर बैठते हैं। जी जी। क्योंकि अल्टीमेटली तो दास कहानी आपको सुनानी है, तो वो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। जिंदगी में भी सीधी रहनी चाहिए और स्टेज पे भी सीधी रहनी चाहिए। ठीक बात है। तो आप परफॉर्म अच्छे से कर अगर आप रीढ़ की हड्डी को झुकाएंगे तो आप दम नहीं लगा पाएंगे परफॉर्मेंस में उतना। तो वो पालथी मार के बैठ जाते हैं। फिर कई बार कुछ हिस्से जो हैं वो हम वज्रासन में कर देते हैं। तो ये है, लेकिन ये इससे उतना फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है कि वो बात क्या है जो आपको कहनी है। हिमांशु भैया, मतलब इस इंस्टा के दौर में, ठीक है, पैसा भी इंस्टा से खूब आता है और उसमें एक से एक ब्रांड डील्स आती हाँ, हैं। तो आप तक नहीं पहुंची ब्रांड डील्स अभी तक? नहीं, पहुंचती बहुत हैं। बहुत से इनबॉक्स में तो हमेशा ही कोई ना कोई पड़ा रहता है, लेकिन हम बहुत कम जो ब्रांड डील्स जो हमारे मिजाज के साथ, हमारे काम करने के तरीके के साथ मैच हो जाती हैं, वो काम हम कर देते हैं। इसलिए बहुत कम करते हैं, क्योंकि भाई मेन काम तो है नहीं अपना। ये मेन काम तो अपना दास्तान को ही है। ये तो हमने बताया कि इंस्टाग्राम पे क्यों, तो उसमें कोई साथ में पैसा भी आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो तभी करते हैं जब हमारे हिसाब किताब में फिट होती हैं। तो क्या हिसाब किताब है? तो वो हिसाब किताब ये है कि भाई पेमेंट जो है हमको एडवांस चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि 60 दिन। वो एजेंसीज, आजकल तो एजेंसीज क्या है, डायरेक्ट क्लाइंट नहीं आपको कॉल करते। वो कुछ मामलों में करते भी हैं, लेकिन जनरली एजेंसीज, सोशल मीडिया एजेंसीज, और वो एजेंसीज जो चला रहे हैं वो पता नहीं किस दुनिया के लोग हैं भाई। तो वो उनका एक सेट पैटर्न है कि भाई वो आपको पैसा इतने दिन बाद आएगा और इतना ये होगा। तो हम कहते हैं भाई सुनो, एक बात ये कि हम ये रेगुलर इन्फ्लुएंसर तो है नहीं कि हमें यही काम करना है और यही हमारा काम है। तो हम तो हैं दास्तान को, और दास्तान को भी वो हैं जो साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है, जो डॉक्टरेट है, जिसका एक एकेडमिक बैकग्राउंड है ना। तो हमारे साथ काम कर, अच्छा तुम हमारे पास आए इसलिए हो कि हमारे अंदाज से काम चाहिए। वो कहते हैं कि आपके अंदाज में वो पोइटिक, थोड़ा ना पोइटिक कॉपी से थोड़ी मशहूर हो गई। तो हम ये कहते हैं जब हमारे अंदाज के लिए आए हो तो फिर हमारे अंदाज में काम होना पड़ेगा। तो पेमेंट हमें चाहिए एडवांस, है ना। कोई ड्राफ्ट हमने लिखा तो हम बस 2 बार उसको एडिट करेंगे, यानी एक बार जब आपको भेजेंगे तब उसको आप देखिएगा, करेक्शन बताइएगा, वो करेक्शन हम शामिल कर लेंगे, फिर आपको भेजेंगे। उसके बाद नहीं समझ में आता है तो भाई कोई बात नहीं, जाइए, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये नहीं है। अच्छा है क्या इसमें? एक ज़िंदगी है हमारी लिखने पढ़ने की, कम से कम 20-25 साल की ट्रेनिंग है उसकी, अपनी एक किताब है, लिखने पढ़ने का एक माहौल है, रोज़ाना पढ़ने की आदत है। और उसके बाद आपके लिखे को जज कौन कर रहा है? आप हमारे लिखे को, मसलन यहाँ अखिलेश जी हैं तद्भव के संपादक, वो जज करें, उदय प्रकाश जज करें, नरेश सक्सेना जज करें, तो हमें लगेगा यार हमारी लिखी चीज़ इन लोग के पास जा रही है, कुछ बताएंगे बढ़िया। कौन जज कर रहा है? जिसको शायरी का बेसिक हिसाब किताब नहीं पता, जिसे राइटिंग के बेसिक नुएंसेस नहीं पता, वो आपसे कह रहा है मुझे ये ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाए। तो भाई ये ये वो है ना, वो गालिब गए जाकिर हुसैन कॉलेज में इंटरव्यू देने के लिए, तो कोई प्रिंसिपल बाहर उन्हें लेने नहीं आए, तो वापस लौट आए। तो कह वापस क्यों लौट आए? तो कहने लगे यार मैं आया था इसलिए यहाँ ताकि मौजूदा जो वक़ार है उसमें इजाफा होगा, इसलिए थोड़ी आया था कि मौजूदा वक़ार में घट जाएगा। तो अब ये है कि वो मेरी चीज़ ठीक बात लिखी हुई, अब वो क्या लिखा है
उसको समझ भी नहीं है, बस उसे एक, चूंकि वो एजेंसी है तो उसे अपना दिमाग लगाना है कि ये नहीं, इसको थोड़ा ऐसे कर देते। अब उसको पता भी नहीं कि जो वो बता रहा है उसका मतलब क्या है। तो इस पे एक और किस्सा है। एक बहुत बड़े फिल्म राइटर, एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर, फिल्म राइटर ने कुछ लिखा, डायरेक्टर ने कहा इसको ज़रा एक बार पढ़ दीजिए। उन्होंने पढ़ दिया राइटर साहब ने। फिर डायरेक्टर ने कहा इसको ज़रा एक बार फिर पढ़ दीजिए। फिर पढ़ दिया। फिर तीसरी बार कहा झुंझलाते हुए, फिर पढ़ दिया। फिर डायरेक्टर ने कहा देखिए लिखा तो आपने बहुत अच्छा है, लेकिन माफ़ कीजिएगा आम पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। तो राइटर ने कहा आम पब्लिक आपकी तरह नीला तोता नहीं है। तो बात यह है कि शब्दावली आपने बड़ी तमीज की चुन ली। तो मेरा ये कहना है, तो ये इतनी जब हम शर्तें लगा देते हैं तो आदमी कहता है भैया इसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, ये टफ आदमी है, इससे नहीं कराएं तो बेहतर है। लेकिन वो टफ आदमी की जो इमेज बन जाती है, उससे फ़ायदा ये होता है कि बहुत सीरियस लोग ही जो आपसे ही कराना चाहते हैं वही लोग आते हैं, वो आते हैं आपके पास। तो हम जो भी काम करते हैं वो सब इन्हीं शर्तों पे करते हैं और करवाते हैं लोग, जिनको मालूम है कि एक चीज़ है जो हम लिख सकते हैं, जो हम ही कर सकते हैं, तो वो करवाते हैं। लेकिन ये जो जनरल जो इनबॉक्स में आते रहते हैं ना, जो एक आपने भी देखे होंगे वैसे मैसेजेस कि डिलीवरेबल्स ये हैं और इतना ये है और पेमेंट इस पे और ये, तो वो जमता नहीं है अपने को, इसलिए हम वो करते भी नहीं हैं। तो जो एजेंसी जो सुन भी रही है उनसे भी ये कहना है कि भाई यहाँ आए तो मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब। ये एक रील काट के जो है आप अपने यहाँ डिफॉल्ट सेट कर दीजिएगा कि जब मैसेज आए तो ये रील चली जाए। हाँ, कि मतलब ये है कि नहीं उसमें भाई बाकी सब पैसे वैसे तो एक बात है, क्या है जब बेकदरी जो है ना, ठीक बात, वो गवारा नहीं है। ठीक बात है। और फिर क्या है कि यार जो इंसान जान सुखन फहमी नहीं है, जो फिर वो बताएगा कि ऐसे करो वैसे करो, तो भैया इसीलिए तो नौकरी नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है। तो वैसी चीज़ है। तो अच्छा उतनी कोई ज़रूरत भी नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो भाई आदमी फिर भाई उसी भरोसे हैं तो फिर करता है आदमी तमाम तरह का काम, तो ये है। लेकिन वैसे ब्रांड डील्स अच्छी हैं, काफ़ी काम कर भी रहे हैं, और उससे भी एक वो एहसास बना हुआ है कि भाई एक्सक्लूसिव मामला है यहाँ ये पंडू पंडू काम नहीं होता है, अच्छा काम होता है यहाँ। तो आदमी भी थोड़ा उसका ठीक बात है। बातें तो इतनी हैं, मतलब प्रश्न तो दिमाग में इतने हैं कि मैं पूछता रहूंगा, लेकिन समय आपके पास भी बहुत कम है। तो लेकिन फिर भी एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जब कभी आप जब कभी आप कोई स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, आप परफॉर्म करने जा रहे होते हैं, तो आप के बीच में कई बार ये द्वंद्व आता है। मैं भी अगर एक प्रश्न पूछ रहा होता हूं तो मेरा पूछने का मन है इसलिए मैं पूछ सकता हूं, या ये प्रश्न ज्यादातर जनता सुनेगी, पूछना चाहती है, या आपका आंसर ऐसा आएगा कि वो इंटरेस्टिंग बन जाएगा वो पार्ट और जनता को समझ में आएगा। ये द्वंद्व हमेशा बना रहना है। मैं ऐसी पिक्चर बनाना चाहता हूं जो मुझे बहुत पसंद आए और एक ऐसी पिक्चर जो लोगों को बहुत पसंद आए। ये द्वंद्व और इसके बीच का एक कहीं कुछ निकालना, आपका प्रोसेस क्या है? तो हमारा प्रोसेस ये है कि हम कहानी वो सुनाते हैं जो हमें पसंद हो और हमें ये यकीन हो कि हमें पसंद है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पसंद होगी। ये कहीं बीच का रास्ता है जो आप बात कर रहे हैं, उसके बीच का रास्ता यही है। ठीक बात। कि आप ये भी अपने साथ भी आप नाइंसाफ़ी ना करें कि आप ऐसी चीज़ बनाएं जिसमें आपका दिल ही नहीं लग रहा, तो आप बेदिली से बनाएंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। और आप ऐसी भी ना बनाएं कि जो इतनी मतलब आपकी इतनी सिर्फ आपको ही पसंद है और बाकी नहीं, तो ये भी ना हो। मतलब उसमें आप एक ऐसी अपील तो पैदा करें कि भाई वो सबके काम की चीज़ हो। ठीक बात। तो हमने जैसे हमें मालूम है कि वाजिद अली शाह की दास्तान हमने की, तो हम पिछले 10 साल से वो कोशिश कर रहे थे कि वो दास्तान हम करें, और फाइनली हमने 2024 में उसको प्रीमियर किया। तो अब हमें मालूम है कि भाई हमें तो बहुत पसंद थी, हमें करनी थी, लेकिन फिर हमने दास्तान ऐसी बनाई कि वो लोगों को भी पसंद आए। या जैसे गंगा गाथा है, गंगा हमें करनी थी, हमने की। अब उसके उतने शोज़ नहीं हुए क्योंकि वो ऐसी भारी भरकम दास्तान थी कि नहीं हुए उतने शोज़, लेकिन हमने की क्योंकि हमें करना था। तो ऐसा होता है कई बार कोई चीज़ बहुत चल जाती है। साहिर की दास्तान बहुत चली, सैकड़ों शोज़ हुए, कोई दास्तान कम भी चली, लेकिन आप कोशिश ये करते हैं कि आप वो चीज़ बनाएं जिसमें आपका कन्विक्शन हो, क्योंकि अगर कन्विक्शन नहीं होगा तो आप अच्छी नहीं बना पाएंगे। तो बीच का रास्ता लेते हैं उसमें, और ये मान के चलते हैं हमें मतलब हमारा ये यकीन है
कि अगर हमें कोई चीज़ पसंद है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तो हमें एक पसंद है। स्पेसिफिक ऑडियंस होगी जो उसको भी हाँ, पसंद होगी। फिर ठीक होगी बात। पसंद, मतलब हम अपनी ऑडियंस को पहचाने और उन तक पहुंचे। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल। ये यहीं हम अपने पॉडकास्ट की समाप्ति बिल्कुल। करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आप आए, मुझे तो बहुत मजा आया। नहीं, बहुत मज़ा हमको भी आया, और नहीं आता तो इतनी देर बात ही नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं जितना मजा मुझे आया उतना मजा आपको भी आया, और इसी तरह आप हमें अपना प्यार देते रहिए। हम लोग आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इस एपिसोड के बारे में कुछ भी कहना है, कुछ भी बताना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।